आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का एक चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। बायोलॉजी है, बायोलॉजी का एक चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, साइंस में है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इसका, और चाहेंगे कि जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर सकें ताकि टाइम कम लगे और आपको ये एग्जाम में क्विक रिवीजन के तहत आपको मान लीजिए क्विक रिवीजन है, मतलब तो जल्दी से रिवाइज कर लेना है, पूरा चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर लेना है, इसके लिए है। और आपको इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, मतलब लंबा क्वेश्चन भी आएगा, लॉन्ग आंसर राइटिंग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, 1 नंबर से भी आएगा, आपको एमसीक्यू भी इससे भी हो सकता है। तो चैप्टर थोड़ा है भाई, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपको समझ लेना है इस चैप्टर को आज। तो हम लोग सीधे बिना किसी बात किए हुए सीधे शुरुआत करते हैं, और ये स्पेशली क्लास 10th के उस बच्चों के लिए जो इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं 2026 के अंदर। तो सबसे पहले जीव जनन कैसे करते हैं भाई, हम लोग का चैप्टर ये है जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता चलना चाहिए कि ये जनन क्या है, तो यह एक जैविक प्रक्रिया है। याद रखना है, जनन एक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन जीवों को जनन कैसे कर सकते हैं, तो अपने समान संतति, मतलब आप जैसा है वैसा ही एक और उत्पन्न कर देना, इसी को हम लोग जनन कहते हैं। अपने समान, हम जैसा है अपने जैसा, मतलब मानव को उत्पन्न कर सकता है, गाय बैल को उत्पन्न कर सकता है, कुत्ता को पैदा कर सकता है, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है, बच्चे पैदा करने की जो क्रिया है, उसी क्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। सिंपल में आप समझ गए भाई। तो सब जितने भी लोग हैं अपने समान जीव उत्पन्न करेंगे, या अपने समान जीव या संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता है हर जीव के पास है भाई। और जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए सहायक है। अगर कोई भी जीव अगर जनन नहीं कर रहा है तो आने वाला पीढ़ी उसका नहीं मिलेगा। तो अगला पीढ़ी जो आ रहा है वो किस कारण आ रहा है, जनन के कारण आ रहा है। अगर जनन मान लीजिए हम कोई भी मानव जनन नहीं करे तो नेक्स्ट जनरेशन आएगा ही नहीं। तो ये दादाजी हैं, दादाजी जनन किए थे तो इनके पुत्र जी आए हैं, ये जब जनन किए तो इनके पुत्र जी आए हैं, ये जब जनन किए तो इनके पुत्र जी आए। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सजीव यानी कि मानव जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बचा के रख रहे हैं। कुत्ता को हर पीढ़ी में मिलेगा, आपके दादाजी के समय भी कुत्ता था, आपका परदादा के भी समय में कुत्ता था, आपके समय में भी कुत्ता है। तो कुत्ता ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो आपके दादा के भी समय में रह रहा है, आपके पिताजी के भी समय में है और आपके समय में भी है, तो वो जनन प्रक्रिया कर रहा है। कौन सी प्रक्रिया कर रहा है भाई, जनन प्रक्रिया कर रहा है। अपने अस्तित्व को, अगर आपको कह रहा है कि अपने अस्तित्व के लिए जनन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल, अगर आपको जिंदा रहना है तो जनन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने आप को जिंदा रखना है तो जनन करना पड़ेगा। मतलब जिंदा रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन अपने आप को जिंदा रखने के लिए, मानव जाति को जिंदा रखने के लिए, पशु जाति को जिंदा रखने के लिए, गाय को जिंदा रखने के लिए जनन करना पड़ेगा, ताकि उसका अगला पीढ़ी आ सके, उसका बच्चा आ सके, और जब वो युवा हो, यंग हो, तो उसी के समान हो सके। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा जनन किसे कहते हैं। तो भाई जनन किसे कहते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, इसी को जनन कहते हैं। अब हम लोग जब जनन करेंगे, जब भी हम लोग जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जनन 2 तरीका से होता है। एक है कि एक अकेला जीव ही जनन कर ले, यानी कि हम खुद ही अकेले ही एक नए संतति को उत्पन्न कर दें, एक नए बच्चे को पैदा कर दें अकेले सिर्फ। तो ऐसे जनन जिसमें केवल एकल जीव, एक जीव, सिंगल जीव जब जनन संपन्न करता है तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। और जब ऐसा काम 2 जीव मिलकर करते हैं, 2 जीव के सम्मिलित होने के बाद ऐसा क्रिया होता है, जनन होता है, तो उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो सबसे पहला भाई, संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो एकल जीव के पास है, एक अकेला जीव, और ऐसा विविधता इसमें होगा ही नहीं। जैसे कि गुलाब का पौधा है आपके पास, गुलाब के पौधा लगाए, तो उस गुलाब के पौधा भाई उसमें तो 2 गो है ही नहीं था, अकेला गुलाब के डंठल से गुलाब का हो गया। आलू देखे हैं, आलू सिंगल आलू के अंदर आप देख सकते हैं ब्रायोफाइट पत्तियों के द्वारा जनन करता है। ये हाइड्रा के अंदर जनन होता है, अलैंगिक जनन। तो इसमें अनेक प्रकार के सजीव आते हैं जो कि अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में भाई एकल जीव, एकल सजीव, यानी कि एक पिता, माता पिता तो एक एगो होगा भाई, जिसमें संतति उत्पत्ति एकल जीव के द्वारा होती है। एक जीव ही संतति उत्पन्न कर सकता है, अकेला ही पैदा कर सकता है भाई सिर्फ।
इसमें विविधताएं नहीं मिलती है। जैसे पहले वाला जीव था, यानी कि जैसे पुराना जीव था वैसे ही नया जीव रहेगा, इसमें विविधता कम होती है। और बात करते हैं लैंगिक जनन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और इसमें एक नर और एक मादा याद रखना है। तो इसमें संतति उत्पन्न कितने जीवों के द्वारा होगा? दो जीवों के द्वारा। कौन कौन है भाई? नर जीव और मादा। नर और मादा के द्वारा उत्पन्न होगा संतति, और दोनों के युग्मकों का संलयन होगा। नर का युग्मक बनेगा और मादा का युग्मक बनेगा। जब दोनों का युग्मक बनेगा, मादा और नर का दोनों का होगा क्रॉस, दोनों का संगम होगा, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा। तो ऐसे जो बच्चा पैदा हो रहा है कौन से जनन प्रक्रिया के तहत? लैंगिक जनन प्रक्रिया के तहत। और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें मानव में लैंगिक जनन और पौधा में लैंगिक जनन दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन के लिए। तो बताइए, अलैंगिक जनन करने के लिए कहा भाई एक जीव की आवश्यकता है कि जीव के दो सदस्य की आवश्यकता है? एक ही, अकेला जीव, एकल जीव। तो हम लोग अलैंगिक जनन के सबसे पहले प्रकार देखने वाले हैं, कितने प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो अलैंगिक जनन की बात करेंगे वो बात करेंगे खंडन। खंडन के मतलब टूटना। एक जीव है, टूट के दो जीव बना दिया, उसी को खंडन कहते हैं। और ये एक कोशिकीय जीव में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये देखिए अमीबा है, ये भी अमीबा है। ये कौन है भाई? लेशमानिया। ये हमारा लेशमानिया है, ये भी एक कोशिका है, सिंगल सेल जीव है, एक कोशिका वाला जीव। और कोशिका के बारे में आपको जानना जरूरी है भाई कि कोशिका क्या होता है। तो सीधा समझिए, कोशिका कहेंगे किसको? अंडा देखे हैं कि नहीं? अंडा। तो अंडा, जब आप अंडा देखे हैं तो बिल्कुल कोशिका ही समझ जाइए। अब अंडा है तो सबसे बाहर में अंडा का जो कवच होता है, जब आप अंडा सिझाइएगा, उबालिएगा तो उसको निकालिएगा तो अंडवा के नीचे वो पतला सा लेयर मिलता है, पतला परत। वो वही है, वो इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहेंगे उसी को। और ये कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव्य होता है, लिक्विड पदार्थ, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। और इसके अंदर एक केंद्रक होता है। इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक। तो कोशिकाओं के अंदर तीन संरचनाएं होती है। कोशिका झिल्ली, ये हम क्या होता है? कोशिका झिल्ली। अब समझिए, कोशिका झिल्ली हो गया, सबसे बाहर में हो गया कोशिका झिल्ली, इसके अंदर हो गया कोशिका द्रव्य, बीच में हो गया केंद्रक। और इसी केंद्रक के अंदर सारा गुण है, सारा के सारा सूचना, सारा के सारा जानकारी केंद्रक के अंदर है। इसीलिए केंद्रक के अंदर जो चीज मिलता है उसको कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ के मतलब वो आपका जानकारी रखा हुआ है कि अगला पीढ़ी जैसे ही आपका जन्म लेगा, जब आप युग्मक का संलयन होगा तो उसमें कौन सा जानकारी जाएगा, ये जानकारी रखा हुआ है। लेकिन ये भाई कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पन्न करती है। विभाजन के मतलब बीच से तोड़ देना, विखंडन का मतलब टूट जाना। एक ही चीज है, तोड़ना या टूटना। विभाजन कह सकते हैं, विखंडन कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि खंडन का, विखंडन के, तो विखंडन दो तरीके से होता है, एक द्विखंडन है, एक बहुविखंडन है। तो हम लोग द्विखंडन के बात करेंगे, मतलब एक सजीव है, एक सजीव है, यह है अमीबा। कौन है भाई? अमीबा। अब इस अमीबा के अंदर जनन जो होता है, क्वेश्चन आएगा अमीबा में कैसा जनन होता है? द्विखंडन। अब अमीबा के जनन होता है कहां से? कहीं से भी टूट जाएगा। अब ये देखिए, यहां से ऐसे पचका, फिर यहां पर टूटा, दो जीव। एक ये तो हो गया आपको जनक। जनक यानी कि फादर है भाई, माता पिता यही है, माता भी है पिता भी है। माता तुम ही हो, पिता तुम ही हो, यही है माता पिता दोनों। और ये दो ये संतति, अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाती है। तो हो गया जनन किसमें? अमीबा में। तो कह रहे हैं कि द्विखंडन, एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है। एक जीव विभाजित होकर कितने संतति? दो संतति। एक जीव विभाजित होकर कितना में? दो संतति में। और दोनों में याद रखना है कि अमीबा के अंदर जो द्विखंडन होता है कहीं से भी हो जाएगा, कोई भी भाग से तोड़ सकते हैं अमीबा, कभी से भी। लेकिन जो लेशमानिया है, कालाजार का रोगाणु, कालाजार एगो रोग होता है, ये देखिए कालाजार, यही कालाजार रोग है। और इस रोग फैलाने वाला कौन है? लेशमानिया। इसके अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, तो एक निश्चित तल से, कह रहा है कि एक निर्धारित तल से ही जनन होगा इसके अंदर। यानी कि कटेगा तो सीधे ऊर्ध्वाधर रूप में कटता है, नीचे से ही कटेगा। देखिए यहां से नीचे से ही कटेगा। पहले किसका विभाजन होगा? केंद्रक का। और केंद्रक के बाद किसका विभाजन हो जाता है?
कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, कंप्लीट हो गया। तो ये कौन सा है भाई? द्विखंडन। क्वेश्चन यहां से कहा आएगा, द्विखंडन किस में देखा जाता है? अमीबा में और लेशमानिया में। अमीबा में जो द्विखंडन होता है कहीं से भी टूट के द्विखंडन हो जाएगा, कोशिका के किसी भी भाग से टूट के द्विखंडन हो जाएगा। लेकिन जो लेशमानिया है, काला जार का रोगाणु, उसमें जब भी द्विखंडन होगा एक निश्चित तल से होगा, ऊर्ध्वाधर के रूप में, मतलब नीचे से ऊपर की ओर टूटेगा। बिल्कुल, तो यहाँ भाई यही है। और दूसरा है बहुखंडन। दूसरा क्या है भाई? बहुखंडन। बहुखंडन के मतलब एक कोशिका जब टूटेगी, एक कोशिका जब विभाजित होगी तो ये एक अनेक प्रकार के संतति उत्पन्न कर देगी। मतलब एक उत्पन्न नहीं करेगी, मतलब पहले शुरू बार था एक कोशिका है, टूटी, दो भाग में टूट गई तो द्विखंडन हो गया। अब एक कोशिका है और एक कोशिका सिंगल है और इसके अंदर बहुत सारे, इसके अंदर छोटे छोटे कोशिकाएं का निर्माण हो रहा है। देखिए तो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है और ये कोशिकाएं, इसके ऊपर आवरण विकसित हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर है प्लाज्मोडियम, इसी के अंदर सेम कंडीशन है। तो प्लाज्मोडियम एगो कोशिका था, कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र। इसके अंदर क्या होगा? कोशिका है भाई, केंद्र का विभाजन कर करके बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होने लगेगा, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। और जब बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी तो इसको हम लोग बीजाणु कह सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं बीजाणु कह सकते हैं। तो अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये जैसे ही भाई, ये कौन करता है ऐसा? प्लाज्मोडियम। ऐसा कौन करता है? प्लाज्मोडियम। और ये क्या है? मलेरिया परजीवी है, यानी कि मलेरिया फैलाने वाला है। तो बहुविखंडन क्वेश्चन आएगा, बहुविखंडन किस में होता है? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम भाई क्या है? एकल कोशिकीय जीव है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। अलैंगिक जनन में पहला हम लोग देख चुके हैं कौन सा? विखंडन। विखंडन में दो देख चुके हैं, द्विखंडन और बहुविखंडन। अगला जो अलैंगिक जनन का प्रकार है वो है खंडन। खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक जीव अनेक टुकड़ों में विभाजित होता है और हर टुकड़ा एक नया जीव में परिवर्तित हो जाता है। कह कि ये सरल बहुकोशिकीय जीव में होता है, एकल कोशिकीय में नहीं होता है, बहुत सारे कोशिकाओं में। बहुकोशिकीय सरल का मतलब थोड़ा बहुत कोशिका है, ज्यादा जैसे हम लोग जटिल बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन ये जो स्पाइरोगाइरा है ये सरल बहुकोशिकीय जीव है। अब ये जो स्पाइरोगाइरा, यहाँ पर ये जो स्पाइरोगाइरा आप देख रहे हैं, ये स्पाइरोगाइरा शैवाल है, नॉर्मल शैवाल का ही भाग है स्पाइरोगाइरा। अब इसका ये टुकड़ा 3 टुकड़ा में ये विभक्त होगा और तीनों टुकड़ा ग्रोथ करके, वृद्धि कर करके एक नया स्पाइरोगाइरा बना दिए 3। तो एक स्पाइरोगाइरा से 3, ये 3 नहीं अनेक टुकड़े कर सकते हैं। तो जीव छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होता है, छोटा छोटा टुकड़ा में खंड होंगे। हर खंड, हर जो टुकड़ा है एक नए व्यष्टि यानी कि नए जीव में विकसित हो जाता है। और ऐसा किसमें होता है? स्पाइरोगाइरा यानी कि शैवाल में। जो शैवाल होता है तालाब के अंदर, जो शैवाल होता है उसी शैवाल के अंदर ये फ्रेगमेंटेशन से होता है। खंडन विधि द्वारा जनन होता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते चले जाते हैं, फास्ट चल रहे हैं हम लोग को, क्विक रिवीजन यही भाई। अलैंगिक एक और है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन क्या होता है भाई? देखिए कोशिकाएं, ये खंडन के मतलब खंडन टुकड़ा हुआ, खंडन अलैंगिक जनन का प्रकार है। खंडन में टुकड़ा हुआ, हर खंड एक नया बीज दिया। ये पुनरुद्भवन वैसा ही है, प्राणी के कई टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया पुनर्जीव का निर्माण करता है भाई। अगर किसी को ये प्लेनेरिया है, इसके अंदर भी क्या होता है? इस प्लेनेरिया के अंदर भी खंडन होता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं खंडन। ये प्लेनेरिया है एगो सिंगल, और इसका एक भाग यहाँ पर, फिर ये भाग, तो ये प्लेनेरिया, इसका ये वाला भाग से एक नया बन जाएगा भाई, ये भाग से एक नया बन जाएगा। क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके अंदर वास्तविक पुनर्जनन हो रही है, पुनर्जनन की क्षमता होती है और विशेष कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। परिवर्तन व्यवस्थित क्रम में होता है, जनक के समान नहीं होते हैं। जनन के समान नहीं है, ये जनन के जैसा नहीं है। जनन के जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जनन के जैसा है ये नहीं है भाई। क्वेश्चन आ सकता है जनन के, कौन सा अलैंगिक जनन जनन के जैसा नहीं है? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, रीजनरेशन। रीजनरेशन की क्षमता छिपकली के भी होता है, छिपकली के पास भी। छिपकली का जो पूंछ देखेगा ना, कट जाएगा ना, बाद में उसका पूंछवा आ जाता है, तो यही रीजनरेशन है, सेम कंडीशन है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पुनर्जनन की क्षमता होती है वो प्लेनेरिया के पास है, टुकड़ा टुकड़ा। अब जैसे देखिए हाइड्रा के पास भी पुनर्जनन की क्षमता है। अब हाइड्रा के 3 टुकड़े हो गए हैं और ये तीनों टुकड़े ग्रोथ कर करके संपूर्ण हाइड्रा का निर्माण कर देंगे। तो हर टुकड़ा, लेकिन यह भी परिवर्तन होता है, विशेष कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। वो कोशिका वहां पर होगी तो संपादित कर सकती है कार्य को। और ये व्यवस्थित क्रम में होता है, क्रम बाय क्रम है, व्यवस्थित क्रम में होता है।
और याद रखना है ये जनन के समान नहीं है। आपको क्या चीज इसमें याद रखना है भाई, इसमें आपको सीधा याद रखना है कि पुनरुद्भवन या पुनर्जनन करने वाले जीव कौन है, हाइड्रा एवं प्लेनेरिया। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन करने वाले जीव कौन है, हाइड्रा एवं प्लेनेरिया। इसमें जीव के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और हर टुकड़ा एक नया जीव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही है क्या भाई वास्तविक पुनर्जनन, इसको कह सकते हैं पुनरुद्भवन। अगला अलैंगिक जनन का प्रकार है मुकुलन। अगला कौन सा प्रकार है, मुकुलन। अब कुछ नहीं है, कोई सजीव है, कोई जीव है, ये भी सरल बहुकोशिकीय जीव के अंदर भी देखा, ये एकल कोशिका के अंदर भी, ईस्ट जो एक कोशिकीय ईस्ट है इसके अंदर देखा जाता है मुकुलन। मुकुलन के मतलब बड है, मुकुल मतलब एक कोई चीज है, ऐसे नॉर्मली हमारा हाथ है तो इसके अंदर एक मुकुल विकसित हुआ, ये मुकुल विकसित, और ये मुकुल आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण कर दिया। ये देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर ये बर्ड्स विकसित हुआ है, मुकुल विकसित हुआ है। ये मुकुल थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर जाके और बड़ा हुआ, और फिर जाके इतना बड़ा हो गया कि इससे अलग हो गया। सेम कंडीशन ईस्ट के अंदर है। ईस्ट का ये कोशिका है, इसके अंदर एक उभार विकसित हुआ, उभार यानी कि उठा हुआ प्रोजेक्शन निकला, इसी को मुकुल कहते हैं। इसके बाद केंद्रक का विभाजन होगा, बीच वाला केंद्रक का, क्योंकि इसी के अंदर जानकारी है, और केंद्रक का विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद एक नया कोशिका बना दिया, तो एक से एक पहले था, अब कै गो हो गया, 2 गो हो गया, अपने समान एक और पैदा कर दिया, तो यही जनन है। तो ये क्या है भाई, पुनर्जनन की कोशिकाओं द्वारा मुकुल का निर्माण होता है। जो पुनर्जनन की क्षमता रखने वाली कोशिकाएं हैं, जो बार बार विभाजन करने की जिसके पास क्षमता है, उनके द्वारा होता है मुकुल। जो वृद्धि, मुकुल इसमें क्या बनता है, मुकुल, मुकुल वृद्धि करके नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसा कहाँ होता है, ईस्ट और हाइड्रा में। क्वेश्चन आएगा मुकुलन निम्न में से किस जीव में मुकुलन देखा जाता है, तो निम्न में से किस जीव में मुकुलन देखा जाता है, और ऑप्शन क्या रहेगा आपका, अभी आएगा क्वेश्चन। हम लोग का अभ्यास प्रश्न में ये क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल, और इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ईस्ट नहीं दिया हुआ है। ईस्ट मुकुलन, जहां मुकुलन मुकुलन लिखा गया है कि मुकुलन, जब हम लोग मुकुलन टॉपिक को पढ़ेंगे बुक में, तो मुकुलन टॉपिक को जब हम लोग बुक में पढ़ेंगे तो वहां उदाहरण ईस्ट नहीं दिया है। ईस्ट के बारे में क्रियाकलाप में बताया गया कि ईस्ट भी किन के द्वारा जनन करता है, मुकुलन के द्वारा। तो याद रखना है ईस्ट भी कैसा है, मुकुलन के द्वारा जनन करता है। बहुत सुंदर। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा जनन का प्रकार है, 4 जनन का प्रकार पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जनन का प्रकार कौन पढ़े हैं बताइए तो। सबसे पहला जो जनन का प्रकार है अलैंगिक जनन में, वो सबसे पहला जनन का प्रकार हम लोग कौन पढ़े हैं भाई, सबसे पहला विखंडन। विखंडन के बाद हम लोग पढ़े खंडन, खंडन के बाद पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन के बाद मुकुलन, और मुकुलन के बाद बीजाणु समासंग। अब बीजाणु समासंग क्या है भाई, स्पोर जेनेसिस कह सकते हैं, बीजाणु समासंग सरल बहुकोशिकीय जीव में देखा जाता है, राइजोपस के अंदर। तो बीजाणु समासंग किस में देखा जाता है, राइजोपस के अंदर। देखिए ये ब्रेड का कवक है, ये रोटी के ऊपर कवक है। आप भी इसमें के इसको अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको रोटी ले लेना है और रोटी को भिगा के और आराम से ऐसे जगह पर देना सूखा हो, नमी युक्त हो, ड्राई विथ नमी युक्त होना चाहिए। ये अब इसके अंदर का आएंगे, राइजोपस आएंगे, और राइजोपस लाके एक मुख ऐसे, ये देखिए ये ब्रेड है, और ब्रेड के नीचे जो है यहाँ पर, यहाँ इसका मेन चीज है, और ये धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़ा होके ये एक थैली नुमा संरचना डेवलप करता है। और इस थैली नुमा संरचना जब डेवलप करता है तो इस थैली नुमा के अंदर छोटे छोटे संरचना बनते हैं, स्पोर जिसको हम लोग बोलते हैं। ये जो है बीजाणु बन गया, ये क्या बन गया, बीजाणु। अब इसके अंदर जब बीजाणु बनेगा तो ये बीजाणु इसी के अंदर पैक रहेगा। इस बीजाणु के ऊपर एक आवरण रहता है, कठोर आवरण, ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो, और ये यहाँ से फूटेगा और ये हवा में फैल जाएगा। अब जैसे ही हवा में फैलेगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है, चाहे बरसात है, तो काम नहीं कर पाएगा ये। तो जैसे ही अनुकूल परिस्थिति होगा, जहां पर भी हम जो रोटी फेंके थे तो इसके लिए अनुकूल परिस्थिति, खाना पीना था, तो खाना पर बैठ के आराम से ये बीजाणु, और फिर ये बीजाणु ऐसा ही राइजोपस का निर्माण कर देगा। तो वही कह रहा है कवक तंतु जनन नहीं करते, ये कवक तंतु है, और राइजोपस एक कवक है। तो ये कवक तंतु है जो कि जनन नहीं कर सकते। जनन कौन करते हैं, बीजाणुधानी। तो ये बीजाणुधानी बना हुआ है, और बीजाणुधानी के अंदर का धर के रखा हुआ है, बीजाणु धर के रखा हुआ है। और ये बीजाणु जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगी, अनुकूल परिस्थिति में ये बीजाणु क्या करेंगे, अपने आप को वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करके राइजोपस बना देंगे। तो बीजाणु समासन किसमें, राइजोपस में।
राइजोपस क्या है? कवक है। किसका कवक है? रोटी का कवक है, ब्रेड का कवक राइजोपस। अगला जो जनन है कायिक प्रवर्धन। देखिए ये तो प्लांट जंतुओं के लिए नहीं है, पौधों के लिए है कायिक प्रवर्धन जनन। कायिक के मतलब होता है शरीर, तो पौधा के शरीर। और पौधा के शरीर में आपको क्या मिलेंगे? जड़ मिलेगा, तना मिलेगी, पत्ती मिलेगी। जड़, तना, पत्ती। तो पौधों के शरीर में आपको कौन कौन सी संरचना मिलने वाली है? जड़ मिलने वाली है, तना मिलने वाली है, पत्ती मिलने वाली है। और अगर जड़, तना, पत्ती के द्वारा जनन होता है, अगर पौधों के अंदर जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा जनन होता है, तो ऐसे जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और ये अलैंगिक जनन है। ये कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। तो पौधे की जो कायिक भाग है, जड़, तना, पत्ती, उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नए पौधे उत्पन्न करती है, इसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और ऐसा कौन करती है? जिसके पास बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है या बीज उत्पादन करने की क्षमता खो दी है, जिसका सबसे सामान्य उदाहरण गुलाब है। तो बीज उत्पन्न करने की क्षमता जो खोई है, उसका सबसे सामान्य उदाहरण कौन है? गुलाब है। और ये आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, मतलब जेनेटिकली रूप से जनक के समान होते हैं, सेम टू सेम। फोटोकॉपी समझिए आप, फोटोकॉपी जब आप आधार कार्ड का फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो क्या उसमें कुछ चेंज नहीं होता है? अरे कलर और वो ब्लैक एंड व्हाइट तो अलग चीज है, कलर में और ब्लैक एंड व्हाइट में अलग चीज है। आप समझिए ब्लैक एंड व्हाइट ही लेके गए हैं आप और उसको फोटोकॉपी करवाएं, क्या चेंज हुआ उसमें? कुछ नहीं, सेम टू सेम। तो यही है आनुवांशिक रूप से सेम टू सेम। माने हम जैसे हैं, अगर हम मान लीजिए कायिक प्रवर्धन करें, अलैंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन, मैंने मेरा अंगुली काटे और इस अंगुली से एक नया सतीश, मेरा नाम सतीश है, सतीश पैदा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कायिक प्रवर्धन। लेकिन कायिक प्रवर्धन किसके लिए कहेंगे? पौधों के लिए। और पुष्प फल कम समय में लग जाएंगे, इसके लिए हम लोग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, कायिक प्रवर्धन तकनीक, जिसको हम लोग कलम अथवा रोपण कहते हैं। कलम, ग्राफ्टिंग कहते हैं। कलम का पौधा लगाएं कि नहीं? कलमी आम, कलमी अंगूर, कलमी अमरूद, कलमी सेब। तो ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जल्दी सुन इसका फल आ जाए, तो इसका पुष्प और फल कम समय में जल्दी सुन आ जाते हैं। और ऐसा हम लोग केला के साथ, गन्ना के साथ, अंगूर के साथ, संतरा के साथ, गुलाब के साथ, चमेली के साथ भी कर सकते हैं। एक और है ब्रायोफिलम पौधा। एक ब्रायोफिलम पौधा है जिसको पत्थल चट्टा के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो जनन होता है पत्तियों के द्वारा होता है। और इसको हम लोग पत्थरी जब आपको हो जाएगा ना, तो पत्थरी में इसका पतई को पीस पीस के खाते हैं। ये देखिए ब्रायोफिलम है, इसका पतई है, और इस पतइये से इसका क्या हो जाता है? जनन हो जाता है। ये पतइये से इसका क्या हो जाएगा? जनन हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये है हमारे पास ब्रायोफिलम, और इस ब्रायोफिलम का ये पत्ती है, और पत्ती से ही एक कलिका विकसित होती है, और इसी से एक नया, और फिर टूट के फिर नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरने के बाद एक नया ब्रायोफिलम, भाई नया पत्थल चट्टा, आइए खाइए हमको पत्थल चट्टा को, ये नया पत्थल चट्टा का निर्माण कर देगा भाई। तो ये आप कर सकते हैं कायिक प्रवर्धन। कौन सी तकनीक है ये? कायिक प्रवर्धन तकनीक है। मतलब कायिक प्रवर्धन में करना कुछ नहीं है। कायिक प्रवर्धन में पौधे के किसी भी भाग से जनन हो सकता है, ये कायिक प्रवर्धन है। जड़ से हो सकता है। अब जड़ से किस में होता है? पुदीना के अंदर जड़ से होता है, शकरकंद के अंदर जड़ से होता है, सर तना के अंदर किससे होता है? केतारी के अंदर तना से होता है, आदि, हल्दी, ये सब किसके होता है? तना से होता है। पत्तियों से आप समझिएगा, ब्रायोफिलम में किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। आलू के अंदर इसको हम लोग, आलू के अंदर जो फूड रहता है, भोजन, उसको हम लोग कंद कहते हैं। और गुलाब में हम लोग क्या करते हैं? कलम अथवा रोपण करते हैं। कायिक प्रवर्धन तकनीक है ये, कलम अथवा रोपण। प्राकृतिक रूप से भी कायिक प्रवर्धन होता है और कृत्रिम रूप से भी होता है। प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन होता है अलग अलग पौधों के अंदर। कृत्रिम रूप से जो कायिक प्रवर्धन हम लोग करते हैं उसी को कलम अथवा रोपण या फिर ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसके बाद एक और तकनीक है, ये अलैंगिक जनन ही है, वैज्ञानिक तकनीक है। वैज्ञानिक लोग सब दिमाग लगाया, सबका दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं कि जो पौधा एकदम बहुत बढ़िया है, एकदम पर्यावरण में बहुत बढ़िया, कम पानी में जिंदा रह रहा है और बहुत अच्छा फल फ्रूट दे रहा है, तो उसका हम लोग एक क्लोन तैयार करेंगे भाई। क्लोन मतलब फोटोकॉपी, वही हम लोग फोटोकॉपी करेंगे। तो सजीव का जो फोटोकॉपी है, उत्तक संवर्धन, सीधा समझिए सजीव का फोटोकॉपी, उत्तक संवर्धन। ये क्या तकनीक है? वैज्ञानिक के द्वारा किया जाने वाला तकनीक है, कार्य है, इसीलिए वैज्ञानिक तकनीक करें। करना कुछ नहीं है, पौधा, उत्तक या कोशिका से नए पौधा विकसित करने हैं। पौधा है, उसके कोशिका लेंगे एगो, या फिर उसका उत्तक लेंगे। पौधा तो बहुत सारा कोशिका से बना हुआ है, तो पौधा का उत्तक ले लेंगे या फिर उसका कोशिका ले लेंगे। तो पौधा उत्तक ले लिए, चलो पौधा उत्तक ले लिए,
और जब ये पौधा उत्तक को खाना पीना देंगे तो ये पौधा कोशिका जो है सेल डिवीजन करेगा, कोशिका विभाजन कर करके बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना लेगा। तो अनेक कोशिकाओं का समूह को हम लोग क्या कह देंगे? कैलस। क्या कहेंगे? कैलस। ये देखिए यहाँ कर रहा है, तो अनेक कोशिकाएं समूह को हम लोग क्या कह देंगे भाई? कैलस कह देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या किए? पत्ती को लिए, पत्ती के भाग को लिए, मतलब इसके उत्तक को लिए, इसको बढ़िया तरीके से एकदम खाना पीना दे रहे हैं, इसका कोशिका विभाजन चालू है। और कोशिका विभाजन करते 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 ये जब आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैलस। और ऐसे ही आगे जब इसको फिर कैलस बनेगा तो इसके अंदर हार्मोन डालेंगे, वृद्धि करने वाला हार्मोन, विभेदन करने वाला हार्मोन। मतलब ये जो पौधा की कोशिका लिए हैं पत्तियों से लिए हैं, लेकिन इसके अंदर जैसे ही हार्मोन डालेंगे तो इसका आनुवांशिक पदार्थ को पता चलेगा कि हमको करना क्या है। तो जैसे कि आपको कोई आदेश कैसे देता है, तो आदेश देने के लिए हम लोग हार्मोन का यूज करते हैं कि हार्मोन देंगे। जैसे हम आपको कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है, ध्यान से देखिए, आप दूसरे जगह पर ज्यादा बिजी मत हो जाइए। तो आप ध्यान से आपको आदेश दे रहे हैं, तो शरीर को आदेश देने के लिए, कोशिकाओं को आदेश देने के लिए कौन काम करता है? हार्मोन। तो वो हार्मोन जैसे ही वृद्धि करने वाला, बड़ा होने वाला, विभेदन के मतलब जड़ को बनाने वाला, तना को बनाने वाला, पत्तियों को बनाने वाला हार्मोन देंगे और फिर ये एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ऐसे पौधे को हम लोग कहते हैं कायिक संवर्धन के द्वारा तैयार किए हैं भाई, बिल्कुल। अब ये ज्यादातर सजावटी पौधा के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, इसको हम लोग टेरिडोफाइटा के समूह में पढ़ते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है भाई? सजावटी पौधा। इसके लिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं संक्रमक मुक्त परिस्थिति में। याद रखना है, संक्रमण मुक्त परिस्थिति, वहां पर कोई रोग फैलाने वाले जीवाणु या सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। यानी कि आप भी जब खाना पीना खाते हो तो हाथ पैर धो के एकदम पूरा फ्रेश होके खाते हो कि नहीं? क्यों खाते हो? क्योंकि ताकि हमारे हाथ के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु है जो रोग फैला रहे हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ना चले जाएं, इसीलिए साफ सफाई जरूरी है। तो वही कह रहे हैं कि जब ऐसा पौधा तैयार करिएगा, ये वैज्ञानिक तकनीक है, लैब में ही तैयार होगा, तो जब आप ऐसा पौधा तैयार करिएगा तो परिस्थिति कैसा होना चाहिए? संक्रमण मुक्त होना चाहिए, वहां किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए, तब जाके काम करेगा। तो कायिक प्रवर्धन, अरे उत्तक संवर्धन किस में काम करेगा भाई? उत्तक संवर्धन काम करेगा आपका किस में? तो सजावटी पौधा में ज्यादातर काम करता है। ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये है हमारा अलैंगिक जनन प्रणाली। अलैंगिक जनन प्रणाली में मुख्य रूप से हम लोग 6 के बारे में पढ़े, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु सम। एक बार आपको बता देते हैं अलैंगिक जनन में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं भाई? अलैंगिक जनन 6 तरीका से अलैंगिक जनन हो सकता है। विखंडन में 2 तरीके, बहु विखंडन, द्विखंडन। तो द्विखंडन अगर आपको हो रहा है अमीबा में, लेशमानिया में। अलैंगिक जनन का अगला प्रकार है बहु विखंडन। बहु विखंडन किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। इसके बाद जो है खंडन, खंडन किसके, फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है? स्पाइरोगाइरा शैवाल के अंदर। पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन, अलैंगिक जनन किसके अंदर होता है? इसमें पुनरुद्ध भवन किसमें होता है? हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। पुनरुद्ध भवन किसमें? हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। मुकुलन किसके अंदर होता है? हाइड्रा में और ईस्ट में। एक हाइड्रा है जिसमें दोनों तरह से जनन हो रहा है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता भी हाइड्रा के पास है, और मुकुलन के द्वारा भी जनन कौन करता है? हाइड्रा के अंदर। और मुकुलन के द्वारा ईस्ट भी जनन करता है। और बीजाणु समासंग के द्वारा कौन करता है? राइजोपस, जो ब्रेड कवक है, रोटी का कवक है। और कायिक प्रवर्धन के द्वारा जड़ तना, पौधे की जड़ तना पत्तियों के द्वारा जनन करने वाला कायिक प्रवर्धन है। तो ये हमारा संपूर्ण तरह से अलैंगिक जनन खत्म हो गया है। जनन के 2 प्रकार हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन की। और लैंगिक जनन में हम लोग बात करेंगे कि भाई लैंगिक जनन प्रणाली ही क्यों, आखिर के लैंगिक जनन प्रणाली ही क्यों, हम लोग अलैंगिक जनन क्यों नहीं कर रहे हैं, लैंगिक जनन क्यों कर रहे हैं? तो इसका सबसे बढ़िया बात है कि लैंगिक जनन में विविधताएं उत्पन्न होती हैं, नए नए लक्षण आते हैं। अलैंगिक जनन में विविधता नहीं होती है, वो तो जनक के समान है, जैसा उसका बाप वैसा बेटा। लेकिन जब लैंगिक जनन करेगा तो बाप से बेटे के अंदर नए नए गुण प्रकाशित होंगे, नए नए लक्षण उत्पन्न होंगे। तो इसी को हम लोग कौन सा जनन कहते हैं? लैंगिक जनन। तो इस बात सबसे पहले इस प्रणाली में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, इसीलिए हम लोग कौन से प्रणाली का यूज करते हैं? लैंगिक जनन प्रणाली। हम लोग क्या यूज करें? प्रकृति ने हम लोग को इस प्रकार से ढाला है, इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से सजा दिया है कि हम लोग कौन से जनन करने में सक्षम है? लैंगिक जनन करने में सक्षम है भाई। इसमें विविधता आती है, बहुत धीमी धीमी विविधता आती है। और विविधता क्यों आती है? क्योंकि बदलते पर्यावरण में हमको जीवित रहना है, और बदलते पर्यावरण में जीवित रहना है तो अपने आप को बदलाव करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अभी ठंडा का मौसम है, और अगर आपको गर्मी से ठंडा आ गया और आप पर्यावरण बदल गया है और आप स्वेटर उठने कुछ नहीं पहन रहे, एकदम सुबह ऐसे ही उठ रहे हैं गंजी पे,
तो आपको ठंडा मार देगा। मतलब आपको बदलते पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो वही ये जो जनन है वो बदलते पर्यावरण के अनुसार जो नए नए जीव उत्पन्न होते हैं उनको ढाल देता है, यही है। और दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को सम्माहित करता है। अब ये डीएनए क्या है भाई? कह रहा है कि दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को सम्माहित। ये जो डीएनए है एक्चुअली ये कोशिका, हम लोग कोशिका के बारे में 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। कोशिका होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिकांग भी होते हैं लेकिन मुख्य रूप से केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर मिलता है गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर क्या मिलता है? गुणसूत्र। गुण के मतलब है जानकारी, सूत्र के मतलब है रस्सी, यानी कि रस्सियों के अंदर जानकारी, बीड्स में। अब ये गुणसूत्र को जब ये खोलेंगे तो ये मिलता है हम लोग को डीएनए। और यही है जीन, इसी के अंदर जीन है। तो डीएनए के अंदर, कोशिका के अंदर हमारे पास कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है, और डीएनए में कौन बैठल है? जीन। और यही जीन लक्षण को निर्धारित करता है। आंख का रंग कैसा करना है, बाल का रंग कैसा करना है, हाथ कितना बड़ा करना है, हाथ में उंगली कैगो रहना चाहिए, उंगली में हड्डी, शरीर के अंदर हड्डी कैगो रहना चाहिए, सारा का सारा जानकारी इस जीन के पास है। और कह रहा है कि दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए, जब दो अलग अलग जीव से प्राप्त डीएनए, एक डीएनए आएगा माता जी से, एक डीएनए आएगा पिताजी से, यानी कि एक आएगा नर से और एक आएगा मादा से, और दोनों जब सम्माहित होंगे तो जो बनेगा वो संतति का डीएनए होगा। ये अभी पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में। और ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक कोशिकाएं बनाती है। मतलब हमारी जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर है 46 गुणसूत्र। और मान लीजिए कि आपके आपके नर के अंदर भी 46 गुणसूत्र, मादा के अंदर भी 46 गुणसूत्र। और कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न से डीएनए, दोनों के अंदर डीएनए 46 गो है। तो आपके अंदर डीएनए क्या हो जाएगा? 92 गो डीएनए हो जाएगा। और अगर 92 डीएनए हो जाएगा तो आपका लक्षण गलत आ जाएगा, दूसरा लक्षण आ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 46 जो गुणसूत्र है पहले इसको 23 बनाएंगे, 23 गुणसूत्र वाला कोशिका, फिर 23 गुणसूत्र वाला कोशिका बनाएंगे। एक बनाएगा नर और एक बनाएगी मादा, और दोनों मिलेंगे तो गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। और ये भाई ये नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि लैंगिक जनन में नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक बनते हैं। और दोनों युग्मक का संलयन ही है कहीं, दो भिन्न जीवों के डीएनए को सम्माहित करना है। तो भिन्न जीव के डीएनए कहाँ मिलेंगे? युग्मक के अंदर। और नर युग्मक छोटा होता है, गतिशील होता है। नर युग्मक जो होता है छोटा होगा और गतिशील होगा, ये नर युग्मक। ये नर युग्मक छोटा है लेकिन चलने वाला है। और मादा युग्मक बड़ी है मादा युग्मक बड़ी है, भोजन संचित रखती है, इसमें खाना पीना रखती है ताकि विभाजन करने के लिए उसको यूज किया जाए। और अगतिशील है, चलती नहीं है। अगतिशील है का मतलब ये चलती नहीं है। तो ये है लैंगिक जनन। और हम लोग लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं पौधों में और प्राणियों में। तो सबसे पहले बात करते हैं पौधों के अंदर लैंगिक जनन। पौधों के अंदर अगर लैंगिक जनन की बात करते हैं प्लांट के अंदर, तो ये लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन करने वाली जो संरचना है वो है पुष्प। लैंगिक जनन करने वाली संरचना कौन है? पुष्प, यानी कि फूल के द्वारा ही जनन होता है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फूल किस में मिलता है? तो मिलता है आवृति बीज में, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जिस बीज के ऊपर आवरण है। आवृत के मतलब है आवरण, बीजी के मतलब है बीज, यानी कि बीज देखिएगा ना, बीज। तो मान लीजिए कोई बीज है और इस बीज के ऊपर आवरण होता है। बीज के ऊपर क्या मिलेगा? आवरण मिलेगा। और ये बीज के ऊपर आवरण जब मिलेगा तो इसको आवृति बीजी कहते हैं। जैसे चना जब खाइएगा तो चना के ऊपर बोकला है, वो आवरण है। बादाम खाइएगा, बादाम के ऊपर बोकला, वो आवरण है। अगर आप आम को देखते हैं तो आम के ऊपर हाड़ी जो बोकला है वो आवरण है। तो ये आवृति बीजी में है। आम आवृति बीजी में, चना आवृति बीजी में, बादाम आवृति बीजी में। तो ये आवृति बीजी के अंदर ही क्या मिलता है? फूल, पुष्प मिलता है। और पुष्प ही है जो जनन करने वाला है। तो पुष्प, पता चला कि जब हम लोग पुष्प को देखने गए अलग अलग पौधा के अंदर, तो एक पुष्प के अंदर केवल नर मिल रहा है, एक पुष्प के अंदर केवल मादा मिल रही है, और एक पुष्प के अंदर दोनों मिल रही है। तो वैसा पुष्प जिसमें नर या मादा का एक भाग हो, या तो केवल नर हो या तो केवल मादा हो, वैसा पुष्प जिसमें या तो केवल नर हो या तो केवल मादा हो, उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। लिंग के मतलब है नर लिंग, मादा, स्त्री लिंग, पुल्लिंग। तो स्त्री लिंग भाई केवल एक रहेगी, केवल स्त्री रहेगी तो भी एक लिंगी पुष्प, केवल नर रहेगा तो भी एक लिंगी पुष्प। और नर, और ये किसमें मिलता है? पपीता में और खरबूजा में। पपीता में और खरबूजा में। तो ये खरबूजा देखिए, ये है मादा,
ये कौन पुष्प है? मादा पुष्प। ये कौन पुष्प है? नर पुष्प। और अभी तुरंत बताया कि नर युग्मक और मादा युग्मक का जब मिलन होगा, संलयन होगा, तब लैंगिक जनन कंप्लीट होगा। तो आप ये देख सकते हैं मादा पुष्प, ये नर पुष्प, ये मादा पुष्प, ये नर पुष्प, ये मादा पुष्प। क्योंकि फल कहाँ लगेगा? मादा पुष्प में। फल कहाँ लगता है? मादा पुष्प में। तो ये एक लिंगी पुष्प है। इसके बाद बात करते हैं अगर दोनों मिल गया, तो नर और मादा दोनों मिल गया पुष्प के अंदर, एक ऐसा पुष्प जिसके अंदर नर भी मिल रहा है, मादा भी मिल रहा है, द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें नर और मादा दोनों भाग मिलते हैं। जैसे गुड़हल में उड़हुल कने गया उड़हुल, ये देखिए, ये जो पीला पीला भाग दिखाई दे रहा है ये नर है, और ऊपर में लाल और नीचे लंबा गया है ये है मादा। ये वाला नर, ऊपर वाला लाल वाला मादा भाग, ये पीला वाला नर भाग। ये इसमें भी सरसों के अंदर देखेंगे तो ये जो निकला हुआ है ये है नर भाग, बीच वाली मादा भाग। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें समझ में आएगा आपको। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये मादा भाग। ये जो पतला पतला तंतु ऊपर में फूला हुआ दिखाई दे रहा है, ये फूला हुआ भाग ऊपर में ये नर भाग है, और ये इसके अंदर बीच में ये वाला भाग ये मादा भाग है। तो नर भाग और मादा भाग जब दोनों मिलेंगे, नर और मादा इसमें दोनों है, तो जब दोनों मिलेंगे तो बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। या द्विलिंगी गुड़हल में, सरसों में, चना में, सब में मिलती है भाई। तो पुष्प के हम लोग प्रकार देख लिए। अब इस पुष्प के अंग के बारे में देखते हैं। द्विलिंगी हो चाहे एक लिंगी हो, तो सभी के अंदर। तो पुष्प का सबसे बाहर में जब आप देखिएगा ना, पुष्प के सबसे बाहर वाला एरिया, सबसे बाहर में जब आप पुष्प को देखिएगा तो ये देखिए, ये जो एरिया है इसको हम लोग बाह्य दल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल। और इसका काम है जब पुष्प कली अवस्था में रहता है, छोटा रहता है, तो उसको क्या करना? पोषण पानी देना भाई, खाना पीना देना और सुरक्षा करना। अभी कली है और फिर ये कली से क्या बनेगा? फूल बनेगा। और जब फूल बनेगा तो बाह्य दल नीचे आ जाएगा, और जो निकलेगा एकदम सुंदर, जब कली से फूल बनेगा तो सुंदर चीज जो निकलेगा वो है पंखुड़ी। ये देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है? पंखुड़ी। ये क्या है? पंखुड़ी। तो जब ये फूल बनेगा तो क्या निकलेगा? दल या पंखुड़ी। और दल या पंखुड़ी सबसे आकर्षक भाग होते हैं फूल के। आकर्षक भाग मतलब केकरो खींच के आकर्षित करेगा। और किसको आकर्षित करेगा? कीड़ा मकोड़ा को। आपको भी कौन आकर्षित कर रहा है? पंखुड़ी आकर्षित कर रहा है। गुलाब के फूल तोड़े जाइएगा, क्या उसको दानवा के लिए आप तोड़े जा रहे हैं? क्या उसके ऊपर स्त्री केसर, पुंग केसर है, उसके लिए आप तोड़ने जा रहे हैं? भाई गुलाब का पंखुड़ी बहुत अच्छा है, गुलाब का पंखुड़ी बहुत अच्छा है। तो आप जाके क्या करिएगा? उसको तोड़िएगा। किसके कारण आप आकर्षित हो रहे हैं? पंखुड़ी के कारण। तो ये कीट को भी आकर्षित करेगा। तीसरा इसका संरचना है नर। पुष्प के अंदर नर भाग, और पुष्प के अंदर नर भाग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। बहुत सारे पुंकेसर जब मिलते हैं तो पुमंग बन जाता है। बहुत सारे पुंकेसर मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? पुमंग। एक रहेगा तो पुंकेसर, बहुत सारा रहेगा तो पुमंग भाई। तो पुंकेसर स्टेम्स या एंड्रोसियम, इसको अंग्रेजी में स्टेम्स कह सकते हैं पुंकेसर को, पुमंग को एंड्रोसियम कह सकते हैं। तो पुंकेसर क्या है? नर जनन भाग है। पुंकेसर क्या है? नर जनन भाग है। और ये नर जनन भाग जो है इसके दो भाग होते हैं। ये नर जनन भाग के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। ये एक तंतु के समान होता है, इसको हम लोग तंतु कहते हैं, फिलामेंट, जो कि लंबी संरचना है। और इसके ऊपर में होता है परागकोश। इसके ऊपर में क्या होता है? परागकोश। और परागकोश को हम लोग एंथर कहते हैं, और ये पराग कण का निर्माण करता है। ये है हमारा परागकोश। जब इसके अंदर देखेगा तो ये जो छोटा छोटा संरचना दिखाई दे रहा है ये वाला, यही है परागकोश। और ये जो लंबी संरचना है ये क्या है? तंतु। और इस परागकोश के अंदर, यानी कि इसके अंदर क्या बनेंगे? पराग कण बनेंगे। ये पराग कण बनेंगे। और यही पराग कण है नर युग्मक, मेल गैमेट। यही पराग कण क्या है? नर युग्मक है। और लैंगिक जनन हमेशा याद रखना है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन, यही क्या है? लैंगिक जनन है। दो भिन्न जीवों के डीएनए का सम्माहित। तो नर युग्मक है, मेल गैमेट है। सामान्यतः इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। जब आप कभी सरसों के उड़हुल के फूल के ऊपर ऐसे हाथ फिसलाइएगा ना, तो आपके हाथ में जो पीला पीला लग जा रहा है वही नर युग्मक है। जिस नर युग्मक का नाम है पराग कण। नर युग्मक का नाम क्या है? पराग कण। तो तीन संरचना हम लोग देख लिए, बाह्य दल, दल, पंखुड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर यानी कि पुमंग। इसके बाद बात करते हैं स्त्री केसर यानी कि जयांग।
पुष्प के भाग देख चुके हैं। बाह्यदल जो कि पुष्प के कली की अवस्था में क्या करता है भाई, सुरक्षा करता है, पुष्प का भोजन देता है पुष्प को। दल या पंखुड़ी, बहुत सब पुष्प का सबसे आकर्षक भाग यही होता है। आप किससे आकर्षित होते हैं, दल या पंखुड़ी से। कीड़े मकोड़े किससे आकर्षित होंगे, दल या पंखुड़ी से। तो आकर्षक भाग होता है। इसके बाद पुंकेसर पड़े, पुंकेसर नर भाग होता है, इसका दो भाग, तंतु यानी कि फिलामेंट, और ऊपर में होता है परागकोश। परागकोश के अंदर बनने वाली संरचना सूक्ष्म संरचना होती है परागकण, और परागकण ही नर युग्मक कहलाती है, जो कि जनन में काम करती है, वही नर युग्मक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मादा युग्मक की। तो मादा पुष्प के अंग का, पुष्प के अंग जो अगला भाग है वो है मादा युग्मक, मादा जननांग। और इसको हम लोग स्त्री केसर, एगो रहेगा तो स्त्री केसर, बहुत सारा रहेगा तो जयांग बोल देंगे, कार्पस या गैनोसियम बोलते हैं इसको। तो ये मादा भाग है, हमेशा पुष्प के कहाँ रहता है, केंद्र में। ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला, यहाँ पर आपको अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये वाला भाग, ये वाला, ये बाहर निकाले हैं। ये वाला भाग जो है, ये है आपका स्त्री केसर। ये पुष्प के कहां पर रहता है, केंद्र में। ये बीच में देखिएगा, ये वाला जो भाग है ये नीचे तक गया होगा, ये स्त्री केसर है, बीच में रहता है। इसके भी 3 भाग हैं। सबसे ऊपर में जो उठा हुआ संरचना ये वाला दिखाई दे रहा है, ये हमारा कहलाएगा वर्तिकाग्र, शीर्ष भाग पर है स्टिग्मा। तो ये जो स्त्री केसर है उनके 3 भाग है। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर में फूली हुई संरचना, इसके बाद ये लंबी संरचना है आपका वर्तिका, मध्य में लंबा भाग वर्तिका, और इसके नीचे का मिलता है अंडाशय। इसके नीचे का मिलेगा अंडाशय, और अंडाशय उभरा हुआ भाग है, फूला हुआ। सबसे नीचे में भाग है अंडाशय, उभरा हुआ है, फूला हुआ है। ये देखिए उभरा फूला हुआ। और इस अंडाशय के बीच बीच में आप देखिएगा तो इस छोटे छोटे बीजाणु मिलते हैं, और इसी को बीजांड कहते हैं। और इस बीजांड के अंदर किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का, मेल गैमेट का। पराग कोश के अंदर नर युग्मक बन रहा है, और बीजांड के अंदर आपका क्या बन रहा है, मादा युग्मक। तो बीजांड के अंदर मादा युग्मक, और बीजांड किसके अंदर है, अंडाशय के अंदर। बीजांड किसके अंदर है, अंडाशय के अंदर, और बीजांड के अंदर मादा युग्मक बनेगा पराग कोश के अंदर। इस पराग कोश के अंदर परागकण बनेगा, जो कि नर युग्मक है। तो ये समझ गए पुष्प के भाग। अब आगे बढ़ते हैं। अब पुष्प मान लीजिए दोनों भाग, अब दोनों मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता चला कि ये पराग कोश है, और पराग कोश से क्या निकल रहे हैं, परागकण निकल रहे हैं। और अगर ये परागकण यहीं से, ये एक पुष्प है, ये तो इसका स्त्री भाग है, सबसे ऊपर में वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, और ये पराग कोश है। यहाँ से परागकण निकले, इसके ऊपर चले गए, तो क्या हो गया, इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ से धीरे धीरे जाते जाते अंदर, यहाँ पर जाएंगे बीजांड के पास, और बीजांड के पास ही मादा युग्मक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, नर आ रहा है। तो नर और मादा का मिलन, यही तो लैंगिक जनन है। और जब ऐसा होगा, मान लीजिए कि ये तो सिंगल पुष्प था, अब इस पुष्प के अंदर से परागकण निकला, और इसको ये मखिया लेके चल गई यहाँ पे, इस पुष्प के अंदर दो अलग अलग पुष्प हो गया। पौधा भी अलग हो सकता है। देखिए, इस पुष्प के अंदर से निकला, इस पुष्प में चला गया, इस पुष्प से निकला, इस पौधा के अंदर चला गया, दूसरा पुष्प के अंदर। तो ये परागन, ये क्या हो रहा है, परागन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन, मिलन को क्या कहते हैं, परागन। पौधा में, तो पौधा के अंदर परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, परागकण निकला यहाँ से, वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, इसी को हम लोग परागन कहते हैं। 2 तरह से हो सकता है, अगर एक स्वपरागन और परपरागन। अब ये स्वपरागन जो होता है, एक पुष्प के इसमें देखिए, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। एक पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होते हैं, इसको हम लोग स्वपरागन कहते हैं। लेकिन एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होंगे। एक पुष्प के परागन दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होंगे, तो इसको पर परागन कहेंगे। और परागन अपने चल जाएगा, क्योंकि इसके पास पैर तो है नहीं, तो ये परागकण परागन के कारक के द्वारा जाएगा। यानी कि जब पर परागन होगा तो इसके लिए परागन के कारक चाहिए। अब परागन के कारक वायु हो सकता है, हवा के द्वारा बहता हुआ चल जाए, जल के द्वारा चल जाए, अथवा प्राणी के द्वारा भी जा सकता है, आपके द्वारा भी जा सकता है, आप भी परागन करवा सकते हैं। तो ये कौन सा परागन कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। आपको कुछ नहीं करना है, एक लिंगी पुष्प के अंदर, पपीता के अंदर आप परागन कर सकते हैं, और
लौका के अंदर परागण कर सकते हैं, लौका में भी एक लिंगी पुष्प, खरबूजा के अंदर परागण कर सकते हैं एक लिंगी पुष्प, करेली के अंदर परागण कर सकते हैं एक लिंगी पुष्प। तो परागण के प्रकार हो गए दो, एक पुष्प का परागण स्वपरागण, दूसरे पुष्प में परपरागण। अगर परागण हो जाएगा तो परागण होने के बाद पराग नलिका विकसित होगी। यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये परागकण है और दो परागकण एक साथ में आए हैं, तो ये क्या करेगा, नली विकसित करेगा। क्यों नली विकसित करेगा, क्योंकि इसके अंदर नर युग्मक है। इसके अंदर क्या है, नर युग्मक, और ये है हमारा अंडाशय बड़ा वाला, और ये छोटा वाला बीजांड के अंदर मादा युग्मक। और यहां से नर युग्मक को जाते 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 इस बीजांड के अंदर लाके मिलना है, तब जाके संलयन होगा, तब यहाँ पर होगा निषेचन, और निषेचन होने के बाद बन जाएगा युग्मनज, और ये आगे चलकर भ्रूण का भी भ्रूण बनेगा, और भ्रूण जाके बीज बना देगा। तो ये सिस्टम काम करेगा। तो पराग नलिका विकसित होगा परागण होने के बाद, और परागण होने के पश्चात पराग नलिका विकसित हो जाएगा, युग्मनज लगातार। अब ये पराग नलिका विकसित हो गया, और विकसित होने के बाद बीजांड के अंदर मादा युग्मक से मिल गया, और मादा युग्मक मिलने के बाद क्या बन गया, युग्मनज। तो कह रहा है कि युग्मनज लगातार विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का विकास होकर बीज का निर्माण होता है, भ्रूण विकास होकर बीज का निर्माण होता है, बीजांड बीज का आवरण का निर्माण करता है। जो इसके अंदर जो बीजांड है ये वाला, ये बीज के आवरण, जो खोली आप देख रहे हैं छिलका, वो बीजांड, और अंदर में क्या है, बीज। बीज किससे बना है, भ्रूण से। बीज किससे बना है, भ्रूण से। भ्रूण बीज बनाया हुआ है, बीजांड उसके ऊपर आवरण बना है। और अंडाशय क्या करेगा भाई, अंडाशय पीछे रहेगा, फल बना देगा। अंडाशय क्या बना देगा, फल। तो ये देखिए, ये है हमारा भ्रूण अंदर वाला, सबसे अंदर इसी का जन्म होता है यहाँ से। तो ये किससे बना हुआ है, भ्रूण। ये बना हुआ है किससे, भ्रूण किससे बना, ये तो बीज है, भ्रूण किस बीज से, बीज किससे बना हुआ है, भ्रूण से। ये बाहर वाला खोली है, किससे बना होगा, ये तो बीजांड से बना है। ये किससे बना है, बीजांड से। और ये फल किससे बना है, अंडाशय से। तो क्वेश्चन आएगा, फल का निर्माण किसके द्वारा होता है, अंडाशय के द्वारा। बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है, बीजांड के द्वारा। बीज का निर्माण भ्रूण के द्वारा। बीज आवरण का निर्माण किसके द्वारा होता है, बीज आवरण किसके द्वारा बनते हैं, बीज के ऊपर आवरण बताइए, बीज के ऊपर आवरण किनके द्वारा बनते हैं भाई, बीजांड के द्वारा। अब बात करते हैं कि जैसे ही बीज बना, तो बीज अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नवोद्भिद बच्चा पैदा करता है भाई। बीज हमारा बन गया, बीज कैसे बना से समझ गए। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, बीज बन गया, बीज बनने के बाद जब इसको जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगा, पानी उनी देंगे, तो ये बीज अंकुरेगा, अंकुरने होने के बाद एक नया पौधा बना देगा। तो नया पौधा बना दिया, तो यही तो जनन था कि पुराने से नया पौधा बना दो। एक पौधा है वो बीज बनाएगा, बीज से फिर नया पौधा आएगा, मतलब वो उसका बेटा हो गया उस पौधा का, और बेटा यानी कि जनक हो गया, ये माता पिता हो गया। तो बच्चे पैदा करना यही तो जनन है। बच्चे ही पैदा करने को हम लोग क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। तो ये पौधे के अंदर लैंगिक जनन हो गया। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मानव में लैंगिक जनन। तो मानव में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हम लोग को मानव का जीवन चक्र पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब नवजात शिशु होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसको नवजात शिशु कहते हैं। तो नवजात शिशु जन्म ले लिया, नवजात शिशु फिर आगे बढ़ जाएगा। नवजात शिशु के बाद क्या बनेगा, वो बालक बनेगा, बोली उली लगा, हाँ पापा मम्मी करे लगा, तो बालक हो गया। फिर वो समझने लगा कि हाँ क्या होता है दुनिया, का नहीं होता है, तो वो किशोर बन गया, अभी समझना चालू किया, समझने वाला परिवर्तन हो रहा है इसके अंदर। हवा लगने लगा, इसको लाल पियर हरियर दिखाने लगा, मतलब वो क्या बन रहा है, किशोर बन गया है एकदम। इसको बढ़िया से शादी विवाह हो गया, युवा बन गया। शादी विवाह होने के बाद युवा बन जाएगा, बाल बच्चा पैदा हो जाएगा इसका, फिर क्या हो जाएगा, ये वृद्धा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर क्या मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे जनन कब करेगा, किशोरावस्था के बाद। तो बात करते हैं जब ये जनन करने का कोशिश करेगा, कैसे पता चलेगा भाई कि जनन ये कर सकता है, कोई भी लड़का या लड़की कैसे हम पता कर सकते हैं वो जनन कर सकता है। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है, लड़कों के अंदर क्या परिवर्तन होता है, लड़कियों के अंदर क्या परिवर्तन होता है, एक जैसे क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अलग अलग क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो किशोरावस्था के अंदर लड़कों के बीच क्या परिवर्तन होता है, लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है। दोनों में कुछ ऐसी समान परिवर्तन भी होते हैं और दोनों में कुछ असमान परिवर्तन भी होते हैं, उनको देखने वाले। सबसे पहले कांख एवं जननांग क्षेत्र में बाल आते हैं भाई। कांख में और जननांग, जो जनन करने वाले अंग है, उस क्षेत्र में बाल आएंगे लड़का और लड़की दोनों के। हाथ और पैर पर महीन महीन रोम आएंगे लड़का लड़की दोनों के।
तेलीय त्वचा तेलीय हो जाएगी, तेल तेल सुबह सुबह उठिएगा तो ऐसे करेगा तो लगेगा कि तेल है, और मुहासा आने लगेगा, पिंपल्स आने लगेगा, बर्रे जिसको बोल सकते हैं दोनों के अंदर। लेकिन याद रखना है दाढ़ी और मूछ लड़का के अंदर तो आएगा, लड़की के अंदर दाढ़ी मूछ आएगा नहीं आएगा भाई, लड़के के अंदर दाढ़ी मूछ नहीं आएगा। तो ये सब किशोरावस्था के अंदर परिवर्तन है। लड़का का आवाज भारी हो जाएगा, बांस फटल बांस के जैसे आवाज करने लगेगा, मतलब भारी हो जाएगा आवाज, आवाज का फटना हो जाएगा, क्योंकि ये जो एडम्स एप्पल है, एडम्स एप्पल आ जाता है लड़कों के अंदर किशोरावस्था के अंदर। लड़कियों के अंदर नहीं एडम्स एप्पल होता है, तो इनकी आवाज सुरीली होती है। जब ये बोलेंगे तो बोलेलू बोलिया कोयलिया जैसा सुने है कि नहीं, तो बोलेलू बोलिया कोयलिया जैसा कहे, क्यों? क्योंकि इनका जो एडम्स एप्पल है कंठ मणि, ये विकसित नहीं हुआ है, लड़कों का पूरा विकसित हो गया, जिसके वजह से ये आराम से इनका आवाज भारी हो जाता है, फट जाता है, इनका आवाज नहीं फटता है। दिवा स्वप्न के कारण शीशन का ऊर्ध्व होना। जब भी आप कभी स्वप्न देखते हैं, लड़कियों के बारे में स्वप्न देखते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका शीशन है वो ऊर्ध्व हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है। और ये लड़कों का अंदर है, लड़कियों के अंदर शीशन होता ही नहीं है। स्तन की आकृति में वृद्धि हो जाती है, लड़कियों के जो स्तन ग्रंथि है, स्तन की आकृति वृद्धि हो जाती है, एवं स्तनाग्र का रग गहरा हो जाता है। जो स्तन के सबसे निपल्स जिसको बोल सकते हैं, चुचक, निपल जो चुचक होता है उसकी आकृति जो होती है डार्क होने लगता है, काला होने लगता है। पूरा काला हो जाएगा तो मतलब आपका किशोरावस्था में परिवर्तन स्टार्ट है। सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। जितने भी सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जब ये परिवर्तन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि लैंगिक परिपक्वता आ गया है, मतलब लैंगिक रूप से आप परिपक्व हो गए हैं, मैच्योर्ड हो गए हैं। और जब आप लैंगिक रूप से परिपक्व हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? जनन कर सकते हैं। और किशोरावस्था की यह अवधि क्या कहलाती है? यौवना आरंभ कहलाती है। तो किशोरावस्था में जब ये परिवर्तन हो रहा होगा तो उस कंडीशन में कहेंगे कि यौवना आरंभ है, और जब ये सब हो जाएगा तो कहेंगे यौवन प्राप्ति हो गया। ये सब हो जाएगा तो क्या कहेंगे? यौवन प्राप्ति हो जाएगा। सामान्यतः लड़कियों के अंदर 10 से 11 साल में, 10 से 11 साल से स्टार्ट होता है किशोरावस्था, और 18 साल के पहले कंप्लीट हो जाता है। लड़कों के अंदर 12 या 13 साल से चालू हो जाता है और 18 या 19 साल तक कंप्लीट हो जाता है। एक ही है, 1-2 साल के अलग फर्क है। तो ये दोनों के अंदर परिवर्तन आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो जनन होता है, लैंगिक जनन, लड़का और लड़की के अंदर परिवर्तन हो गया है, लोग लैंगिक जनन करने में सक्षम हो चुका है, तो सक्षम हो गया है तो सीधे लैंगिक जनन प्रणाली जो है, दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन होता है भाई। दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का, एक मादा जनन कोशिका, एक नर जनन कोशिका। मादा जनन कोशिका मादा के द्वारा बनाएगी क्योंकि उसके अंदर लैंगिक परिपक्वता आ गई है। नर जनन कोशिका नर के द्वारा बनाया जाएगा भाई, बिल्कुल। और दोनों का साइज आपको पता ही है, नर का साइज जो होता है वो छोटा होता है, गतिशील होता है। मादा की साइज बड़ी होती है जिसमें भोजन संचित रहता है, अगतिशील होता है मादा युग्मक का। अब ये जो बात करते हैं कि ये बाह्य मोचन द्वारा संलयन हो जाता है, मेढक के अंदर जब जनन होता है ना, तो मेढक का अंडा बाहर पानी में रिलीज करता है, उसके ऊपर शुक्राणु छोड़ देता है मेढक, नर मेढक। तो मेढक बाहर अंडा रिलीज करेगा, उसके ऊपर शुक्राणु छोड़ देगा, और बाहर अंडा रिलीज, ये देखिए अंडा रिलीज किया, शुक्राणु छोड़ा, फिर ये टेडपोल बनेगा, फिर मेढक बन जाएगा नया मेढक। तो ये जनन कंप्लीट हो जाएगा बाह्य। तो बाह्य निषेचन, क्यों आएगा? बाह्य निषेचन किसमें देखा जाता है? निषेचन बाहर किसमें होता है? मेढक में। मछलियों के अंदर भी होता है। आंतरिक स्थानांतरण द्वारा, अंदर, शरीर के अंदर दोनों मिलेंगे। एक है नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहे हैं कहाँ? शरीर के बाहर, तो बाह्य निषेचन हो जाएगा बाह्य मोचन के द्वारा। एक शरीर के जब अंदर मिलेंगे तो उसको हम लोग आंतरिक निषेचन कहेंगे, मतलब शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है, आंतरिक निषेचन। और मानव के अंदर कौन सा निषेचन होता है? शरीर के अंदर। मानव के अंदर निषेचन कौन सा हो रहा है? शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर हो रहा है, इसके लिए नर के पास विशेष संरचना होनी चाहिए, क्योंकि मादा युग्मक तो अगतिशील है, नहीं चल सकती है। चलने वाला तो नर युग्मक है, और अगर नर युग्मक को चलना है तो मादा के शरीर के अंदर जाके गति करना पड़ेगा। इसके लिए नर के पास कोई ऐसी संरचनाएं होनी चाहिए जो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु को मादा के अंडाणु के पास पहुंचाने के लिए मादा के शरीर के अंदर एंट्री करे। तो नर के पास विशेष संरचना या अंग होती है जिसको हम लोग शीशन कहते हैं। शीशन यानी कि पेनिस कह सकते हैं आप। और इसके पास ऊर्ध्व होने की क्षमता है। नॉर्मली रहता है, जब इसके पास उस प्रकार के संभावनाएं जाएंगी, सद्भावनाएं जाएंगी, तो ये ऊर्ध्व हो जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है। और मादा महिला के पास लंबी अवधि तक गर्भस्थ होने की क्षमता है, क्योंकि इसके अंदर निषेचन हुआ है। मादा शरीर के अंदर निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद शिशु का जो विकास है, छोटे बच्चों का जो विकास है, भ्रूण का विकास है, वो गर्भाशय के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर। तो ये लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहती है, लगभग 9 महीना तक गर्भस्थ रहती है। और इसके बाद जैसे ही शिशु का जन्म होता है
जन्म होने के बाद ये क्या करेगी, स्तनपान करवाएगी, दूध पिलाएगी भाई। तो समझते हैं कि कैसे होगा भाई इनके अंदर जनन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नर जनन तंत्र के, क्योंकि अगर जनन पढ़ना है, लैंगिक जनन, तो याद रखना है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो नर जनन तंत्र में सबसे पहले हमारा जो मुख्य अंग है वो है वृषण। वृषण कितना है, एक जोड़ी। और ये वृषण शरीर के अंदर नहीं रहता है, शरीर के बाहर रहता है और उदर गुहा के बाहर स्थित है वृषण कोष में। तो वृषण कहाँ स्थित है, वृषण कोष के अंदर स्थित है। वृषण कहाँ स्थित है, वृषण कोष के अंदर स्थित है। और इस वृषण के अंदर से एक नली निकली है, इसी को हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिका नली। कौन सी नली है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी कहिए, शुक्रवाहिका। तो एक नली मिलेगी आपको, शुक्रवाहिका। और वृषण के अंदर अगर बात करें तो कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है, ये वृषण एक हार्मोन भी बनाता है। अभी तुरंत बताएं, हार्मोन के मतलब आदेश देने वाला, का काम करना है। तो टेस्टोस्टेरोन। तो क्वेश्चन आएगा नर हार्मोन, नर जनन हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। नर जनन हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करवाना और लड़कों के अंदर प्यूबर्टी का नियंत्रण करना। मतलब किशोरावस्था में जो परिवर्तन हो रहा है उसका नियंत्रण यही टेस्टोस्टेरोन कौन करता है, यौना आरंभ के अंदर जो होता है, यानी मूछ दाढ़ी का आना, आवाज का भारी होना, हाथ का गठीला हो जाना, टाइट हो जाना, सख्त होना, शुक्राणु का निर्माण, ये सब कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। इसीलिए इसको नर जनन हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब अगला है शुक्रवाहिनी। अगला डक्ट है, यहाँ पर शुक्राणु बन गया वृषण के अंदर, और शुक्राणु बना, ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी नलिका से आगे बढ़ेगा। तो शुक्राणु का स्थानांतरण नली है, शुक्राणु को एक जगह से आगे ले जाने का। कहां से कहां तक ले जाएगी, वृषण से मूत्राशय तक। वृषण से कहां ले जाएगी, मूत्राशय तक। इसके बाद है मूत्र मार्ग या मूत्र जनन पत्र, ये है हमारा मूत्राशय। तो ये लेकर आगे कहां तक, मूत्राशय तक। अब ये मूत्राशय के अंदर मूत्र एकत्रित होता है, तो इधर से शुक्राणु लेकर आ रही है, यहाँ इधर से मूत्र आ रहा है, तो दोनों का एक ही मार्ग है, इसीलिए इसको मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। मूत्र भी इसी के द्वारा निकलेगा और जनन भी हम लोग इसी रास्ता से, शुक्राणु भी इसी रास्ता से निकलेगा, इसीलिए इसको मूत्र जनन पथ भी आप लोग कह सकते हैं। और ये है हमारा शीशन, ये हमारा क्या है, शीशन। यही इसी के पास ऊर्ध्व होने की क्षमता है, मतलब इसके पास टाइट होने की क्षमता है, टाइट हो जाएगा बिल्कुल खड़ा, इसी को खड़ा हो जाना बोल सकते हैं आप। तो वृषण में, वृषण से मूत्राशय तक ले जाएगा। लेकिन यहाँ से जब शुक्राणु जा रहे हैं तो शुक्राणु को जाना है तो खाना पीना की भी जरूरत चाहिए भाई। कोई चलते रहेगा, बहुत छोटी संरचना है, इतनी छोटी संरचना है सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता है, नॉर्मल आंख से नहीं दिखाई देगा। एक बार जब हम लोग स्टिमुलेशन करते हैं, स्पर्म त्याग करते हैं, मतलब एक बार वीर्य स्खलन करते हैं, एक बार जब हम लोग सेक्स करते हैं ना, तो एक बार में लगभग 3 से 4 करोड़ शुक्राणु निकलता है आपके शरीर के अंदर से। तो यहाँ से जब ये निकलेगा तो इसके लिए कुछ कुछ ग्रंथियां हैं जिससे हम लोग प्रोस्टेट और शुक्राशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये शुक्राणु के अंदर कार निकालता है भाई, इनका स्राव शुक्रवाहिनी में करवा देता है। ये अपने कोई चीज मटेरियल निकाल के शुक्रवाहिनी में डाल देते हैं, जिसको शुक्रिय प्लाज्मा कहते हैं। और ये शुक्रिय प्लाज्मा शुक्राणु को का तरल माध्यम प्राप्त करवाता है कि आराम से शुक्राणु गति कर सके, और तरल माध्यम प्राप्त करवाता है शुक्राणु को गति करने के लिए, और इसके पास पोषण भी प्रदान करता है। कुल मिला के बात समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर कुल मिला के बात हम लोग को पता चला कि यहाँ जो है से हम लोग पढ़ने वाले नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में एक वृषण होता है, वृषण के अंदर शुक्राणु बनता है। ये शुक्राणु यहाँ से धीरे 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 शुक्रवाहिनी के माध्यम से आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और यहाँ पर ग्रंथियां मिलती है, प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि। इनके अंदर से कुछ रसायन निकलता है, कुछ केमिकल निकलता है, इस शुक्राणु के अंदर मिल जाता है। जो केमिकल या शुक्राणु जो इसके अंदर मिलता है उसको शुक्रिय प्लाज्मा कहते हैं। और शुक्रिय प्लाज्मा शुक्राणु को खाना पीना देता है और चलने में आसानी करता है। ये शुक्रिय आने के चलकर यहाँ पर आएगा, जब ये जरूरत पड़ेगा तब ये रिलीज होगा, नहीं तो ये स्टोर यहीं पर रहेगा, जमा यहीं पर रहेगा। जब आप सेक्स करिएगा, मैथुन प्रक्रिया करिएगा, तो ये यहाँ से निकलेगा और ये शीशन खड़ा हो जाएगा, ऊर्ध्व हो जाएगा, और ये मादा योनि के अंदर जाएगा और वहां पर शुक्राणु को ये रिलीज कर देगा और छोड़ देगा शुक्राणु को। फिर शुक्राणु वहां से निकलेंगे और निकलने के बाद ये देखिए शुक्राणु वहां से निकलेंगे और मादा के शरीर के अंदर जाएंगे। शुक्राणु वहां से निकलेंगे और मादा के योनि के माध्यम से, शुक्राणु वहां से निकले और मादा के योनि के माध्यम से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर इनका निषेचन होगा, अंडा इधर से आएगा और निषेचन होने के बाद ये गर्भाशय है, यहाँ पर शिशु का पालन होगा। तो ये शुक्राणु का देख लेते हैं भाई। अब ये जो शुक्राणु है इसकी संरचना होती है, तो शुक्राणु का सबसे बाहर में शीश है, शीश, इसको हम लोग मध्य भाग कहते हैं। ये है पूंछ, काफी लंबी भाग है।
तो हम लोग को इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है अनुवांशिक पदार्थ, इसके अंदर क्या है अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए इसी के अंदर है। जो दो जीव के डीएनए मिलने की बात की थी ना सबसे शुरू बार, कि दो जीवों के अंदर दो भिन्न जीवों का डीएनए का सम्माहित है, यही लैंगिक जनन है। तो इसी के अंदर डीएनए है शुक्राणु के अंदर। ये न्यूक्लियस के मतलब केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर होता है डीएनए। तो ये डीएनए है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा गृह किसी को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, जो ऊर्जा बनाने का काम कर रहा है। क्यों ऊर्जा बना रहा है? ताकि पूछवा के हिला सके। पूछवा के क्यों हिलाना है? ताकि ये गति कर सके आगे। तो इसके तैरने में सहायक होती है लंबी। और ये माइक्रोस्कोपिक संरचना है, सूक्ष्मदर्शीय संरचना, नॉर्मली आपको ऐसे दिखाई देगी नहीं। इसके बाद तो नर जनन तंत्र में शुक्राणु बन गया, वाइब्रेशन में शुक्राणु बन गया। आगे बात करते हैं मादा जनन तंत्र का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर एक अंडाशय होता है, दो अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी। ये अंडाशय है, ये भी अंडाशय है, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। और ये जब ये जन्म होता है मादाओं का, महिला मान लीजिए कोई लड़की का जन्म हुआ, तो उसके जन्म समय से ही बहुत सारे अंडा अंडाशय के अंदर होते हैं, बहुत सारे अंडा, लेकिन परिपक्व नहीं होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, मैच्योर्ड नहीं होते हैं, मतलब एकदम अपरिपक्व होते हैं, छोटा सा बिल्कुल। तो हजारों अपरिपक्व अंडा कोशिका होते हैं जन्म के समय। यौना आरंभ के परिपक्वन शुरू होता है। जैसे यौना आरंभ आता है लड़कियों के अंदर, यौना आरंभ अभी परिवर्तन बता चुके हैं, किशोरावस्था के अंदर जो होता है यौना आरंभ, यौवन प्राप्ति, जैसे ही यौना आरंभ चालू होता है, प्रत्येक माह में, हर माह में एक अंडाशय से एक अंडा बनकर बाहर रिलीज होगा। तो यहाँ मान लीजिए कि जनवरी में हुआ है, तो इसमें से अंडा कब रिलीज होगा? फरवरी में। तो प्रत्येक माह से एक अंडा निकलना शुरू होगा। निकलेगा कहां पर? अंडवाहिनी नलिका में। तो अंडा को अंडाशय से गर्भाशय तक स्थानांतरित करने वाला जो नलिका है वो अंडवाहिनी नलिका है। तो अंडा को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने वाली ये अंडवाहिनी नलिका। कौन सी नलिका? अंडवाहिनी नलिका। और निषेचन भी यही होता है। निषेचन के मतलब शुक्राणु यही लान के मिलेगा इसको से। अंडा से शुक्राणु कहाँ मिलेगा? यहीं पर फर्टिलाइजेशन। एक नंबर का क्वेश्चन कई दफा आ चुका है कि मानव में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका में। इसके बाद गर्भाशय निषेचन हो जाएगा, तो गर्भाशय लचीली है, थैलीनुमा संरचना है, लचीली है, रबड़ की जैसी लचीली है, थैलीनुमा संरचना है। भ्रूण का रोपण होता है। जैसे ही यहाँ पर निषेचन होगा, जैसे देखिए ये मादा युग्मक है, ये शुक्राणु है, यहाँ पर निषेचन होगा। निषेचन कहाँ होगा? ये फैलोपियन नलिका में, यहाँ पर निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद ये जाइगोट युग्मनज बन जाएगा, और युग्मनज बनने के बाद ये धीरे धीरे विकास करेगा, और ये भ्रूण के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा? भ्रूण के रूप में स्थापित हो जाएगा। किसके अंदर? गर्भाशय के अंदर। तो ये गर्भाशय के अंदर भ्रूण का रोपण होता है, स्थापित होगा, भ्रूण का विकास होगा। और जब विकास हो जाएगा भ्रूण का, जब इसके सारे अंगों को हम लोग पहचान सकेंगे, तो इसको हम लोग गर्भ कहेंगे। और मादा का यानी कि गर्भ का पूर्ण विकास, यानी कि कोई भी शिशु को जन्म होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 9 महीना कम से कम पूरा विकास के लिए जरूरी है भाई। तो ये मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र के अंदर कौन कौन है? अंडाशय एक जोड़ी है, प्रत्येक अंडाशय से प्रत्येक महीना में, अलग अलग महीना में अंडा निकलता है। फैलोपियन नलिका स्थानांतरित करने वाली है। निषेचन फैलोपियन नलिका के अंदर होता है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का रोपण होता है, भ्रूण का विकास गर्भाशय के अंदर होता है। बच्चा का विकास, शिशु का विकास कहाँ होगा? गर्भाशय के अंदर। तो उसको हम लोग गर्भवती महिला कह सकते हैं उसको। और पूरा विकास होने में 9 महीना लगता है। 9 महीना के बाद उसका जन्म होगा, और जैसे ही जन्म होगा, वही तो जनन है, जन्म को ही हम लोग जनन कह सकते हैं। तो देखिए समझिए, यहाँ अंडाशय है, अंडाशय से क्या निकला? अंडा निकला। अब ये अंडा आगे बढ़ा तो इसके पास क्या आ गया? शुक्राणु। ये देखिए छोटी सी संरचना शुक्राणु, अपना क्या भेज दिया? डीएनए। तो ये एक नर का डीएनए, एक मादा का डीएनए। तो ये नर का डीएनए हो गया, ये मादा का डीएनए हो गया। अब 2 डीएनए हो गए, और दोनों मिलेंगे तो एक कोशिका बनेंगे। तो भिन्न भिन्न जीव हैं, अलग अलग जीव हैं, और अलग अलग जीवों का डीएनए मिल रहा है, यही तो लैंगिक जनन है। फिर ये कोशिका विभाजन करेगी, गति, विभाजन और गति साथ साथ करते करते ये गर्भाशय के अंदर जाएगी, और गर्भाशय के अंदर इसका रोपण हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा 6 से 8 दिन के अंदर। जब निषेचन होगा, पहला दिन ही निषेचन होगा, क्योंकि अंडा 1 से 2 दिन तक जीवित रहता है। पहला दिन निषेचन होगा, और 8वां दिन ये गर्भाशय के अंदर अंतःरोपित हो जाएगा, और 9 माह बाद ये बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि शिशु का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। इसके बाद बात कर सकते हैं कि ये गर्भाशय के अंदर गर्भाशय पेशियां के लयबद्ध संकुचन से शिशु के जन्म होता है। जैसे कि ये महिला है,
ये कितने टाइम लग जाएगा इसको ऐसा विकास करने में? 9 महीना। तो जब ये 9 महीना पूर्ण हो जाएगा तो गर्भाशय की जो भित्ति है वो लयबद्ध बार बार संकुचित होगी, बार बार संकुचित होगी। अब समझिए कि आपका कोई चीज है उसके अंदर, और वो रबड़ का जैसा बार बार आप उसको नीचे से पिचका रहे हैं, तो उसके अंदर जो मटेरियल है कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो बार बार जब इसको बार बार ये संकुचित होगा तो ये बच्चा कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलना ही जन्म है। तो जन्म होने के लिए क्या चाहिए? ग्रीवा और योनि। ग्रीवा भाग है और योनि भाग। शुक्राणु का स्थानांतरण इसी मार्ग से होता है। ये है आपका योनि भाग, ये है ग्रीवा। तो शुक्राणु यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाके इस फैलोपियन नलिका में जाकर निषेचन करेंगे इन लोग। लेकिन शिशु का जन्म भी इसी मार्ग से होगा। शिशु का जन्म, शिशु इसी से बाहर निकलेगा, शुक्राणु इसी से अंदर जाएगा निषेचन के लिए। और जब ये गर्भवती हो रहेगी, जब गर्भ धारण हो जाएगा, यानी कि निषेचन होने के बाद भ्रूण पेट के अंदर गर्भ है, पेट के अंदर भ्रूण है, बच्चा है, तो उस टाइम में बच्चा को खाना पीना देना जरूरी है भाई। तो खाना पीना देना है, वो लर लेटरिंग करेगा, पर पेशाब करेगा, तो उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो इसके लिए एक संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग अपरा या प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये वाला जो है ना, ये नाड़ बोलते हैं इसको, गांव घर में नाड़ बोलते हैं। नाभि से लगा हुआ सटा हुआ भाग है ये वाला भाग, ये अपरा, ये प्लेसेंटा है। नाभि से लगा हुआ होता है बच्चे का, नाभि से। और माँ के जो गर्भाशय के अंत भीतर है, ये तस्तरी नुमा संरचना है। तस्तरी नुमा संरचना, ये तस्तरी नुमा संरचना है। भ्रूण को का देता है? पोषण, खाना। का देगा? खाना, ग्लूकोज देगा। और का देगा? ऑक्सीजन देगा, जो हम लोग सांस से लेते हैं। और भी पदार्थ देगा जो जरूरत है। और मान लीजिए ये खाना पीना खाएगा तो यूरिया रिलीज करेगा, मूत्र त्याग करेगा, तो ये मूत्र भी इसी के माध्यम से रिलीज हो जाएगा, इसी के माध्यम से माँ के माध्यम से रिलीज होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन करेगा, जब ये सांस लेगा तो ऑक्सीजन कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन करेगी। आप जैव प्रक्रम में पढ़ चुके हैं कोशिकीय श्वसन के बारे में। तो कोशिकीय श्वसन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी बाहर में रिलीजिंग कौन करेगा? यही करेगा, अपरा के द्वारा, भ्रूण के द्वारा। तो माँ से भ्रूण को खाना किससे मिलता है? अपरा के द्वारा। उत्सर्जी, भ्रूण के अंदर उत्सर्जी पदार्थ किसे निकलता है? अपरा से। तो हम लोग अब बताइए कि अगर अंडा का निषेचन नहीं हुआ तो, अगर मादा शरीर के अंदर अंडा का निषेचन हुआ तो बच्चा पैदा होगा भाई, गर्भवती हो जाएगी। अगर निषेचन नहीं हुआ तो हर महीने तो अंडा बनेगा, और हर महीने गर्भवती थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती है। अगर निषेचन नहीं हुआ तो अंडा 1 दिन तक ही जीवित रहेगा। ऐसे 1 से 2 दिन तक, 48 घंटा तक जीवित रहता है, तो 1 से 2 दिन तक जीवित रहेगा। गर्भाशय अंतःभित्ति धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित कर दी जाती है। क्या कह रहा है भाई? देखिए, जब ये नहीं बनेगा, जब निषेचन नहीं होगा, तो निषेचन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा भाई? तो ये हम लोग गर्भाशय बनाते हैं। ये निषेचन नहीं होगा तो कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर निषेचन नहीं हुआ, मान लीजिए अगर निषेचन नहीं हुआ तो इसका जो गर्भाशय की भित्ति है, ऊपरी भित्ति, 3 लेयर होती है गर्भाशय के अंदर। निषेचन नहीं हुआ अंडा का, तो अंडा धीरे धीरे आएगा, यहाँ पर आ गया अंडा। अब यहाँ पर आने के बाद गर्भाशय की जो अंतः भित्ति है ये क्या हो जाएगी? टूटेगी, जहां तहां से टूटेगी, टूट टूट के और ये बाहर निकल जाएगी। टूट के कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी, योनि के माध्यम से बाहर निकलेगी। जब निषेचन, तो गर्भाशय की अंतः भित्ति धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में, यानी कि ब्लड और श्लेष्मा के रूप में, म्यूकस के रूप में बाहर निकलेगी। यही जब अंडा का निषेचन नहीं होगा तब। और ये 1 माह में 1 बार होता है। 1 माह, प्रत्येक माह में ये चक्र चलते रहेगा, हर माह में चक्र चलते रहेगा, इसीलिए इसको मासिक चक्र भी कहते हैं। मासिक चक्र कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ऋतुस्राव कह सकते हैं, रजोधर्म कह सकते हैं। सबसे पहला ऋतुस्राव होता है, फर्स्ट ऋतुस्राव, पहला लड़कियों के अंदर ऋतुस्राव होने वाला, उसको हम लोग रजोदर्शन कहते हैं। और सबको ऋतुस्राव और रजोधर्म तो सबको कह सकते हैं। सबसे पहला बार जो ऋतुस्राव होता है उसको रजोदर्शन कहते हैं, और सबसे आखिरी बार जो ऋतुस्राव होता है उसको रजोनी वृंत कहते हैं। और ऋतुस्राव के मतलब ही है गर्भाशय और अंडा के साथ, मादा युग्मक अंडाणु के साथ गर्भाशय की अंतःभित्ति का टूट कर म्यूकस और रुधिर के माध्यम, म्यूकस और रुधिर के रूप में योनि से बाहर रिलीज होना, इसी को हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। पीरियड टाइम, इसी को पीरियड भी कह सकते हैं आप। और इसकी अवधि 2 से 8 दिन तक होती है। 2 से 8 दिन तक पीरियड चलेगा, इसके बाद कंप्लीटली हो जाएगा। तो इस टाइम में महिलाओं लोग को काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है स्वास्थ्य के ऊपर, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आप सैनिटरी पैड यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य के रूप में, जनन स्वास्थ्य के रूप में। तो जनन स्वास्थ्य के रूप में बात करने से पहले जानना पड़ेगा कि रोग भी हो सकता है। बिल्कुल, जनन रोग होता है, लैंगिक संचरणीय रोग है।
लैंगिक संचरणीय रोग यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स करने से रोग हो जाए आपको, मैथुन प्रक्रिया करने से, संभोग प्रक्रिया करने से रोग हो जाएगा। एक तो रोग होगा जो जीवाणु के द्वारा होता है, एक रोग होगा आपको जो वायरस के द्वारा होता है। तो जीवाणु के द्वारा रोग होने वाला है गोनोरिया और सिफिलिस। सीधे भाई गोनोरिया और सिफिलिस आपको नाम में याद रखना है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग गोनोरिया और सिफिलिस। ऐसा भी आ जाएगा कि लैंगिक रोग कौन है इनमें से, लैंगिक रोग, तो गोनोरिया और सिफिलिस दोनों लैंगिक रोग हैं। गोनोरिया आपको ये देखिए, गोनोरिया पेनफुल बहुत, ये जनन से संबंधित है, जनन अंग से संबंधित है, ये जनन अंग को खराब कर देंगे। और वायरस जनित होता है मस्सा, वायरस जनित कौन होता है, मस्सा रोग होता है। मस्सा में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। और एक और होता है HIV रोग। HIV सबसे खतरनाक रोग है, ये जनन और लैंगिक संचरणीय रोग में आपको 4 याद रखना है, जीवाणु से होने वाला गोनोरिया सिफिलिस, वायरस से होने वाला मस्सा और HIV एड्स। और ये सबसे बच कैसे सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए कि ये संभोग कर रहे हैं बिना बचाव का, तो आपको चांस है कि आपको HIV एड्स हो जाए, अनेकों प्रकार के रोग हो जाए। तो इसके बचाव के लिए हम लोग कॉन्डोम का यूज करेंगे, सेक्स करते समय हम लोग कॉन्डोम्स का यूज करेंगे, जिससे इन रोगों से बचा जा सके, इन रोगों से बचाव हो सके। बढ़िया है भाई। और सबसे ज्यादा एड्स कहाँ होता है, अमेरिका में। मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। और एड्स क्या है भाई, इसका नाम है, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसको फैलाने वाला जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। इसके एड्स को लक्षण आने में लगभग 5 साल टाइम लग जाता है। 5 साल के बाद पता चलेगा कि आपको एड्स हो गया है, तब तक बहुत दिन दूर हो गया होगा और इसका इलाज है ही नहीं, इसका इलाज है ही नहीं है, बचाव ही इलाज है। तो आप बचाव के लिए हमेशा कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं सेक्स करते टाइम में, तो बच सकते हैं। ये है एड्स, ना तो पार हो जाएगा फोकटे में। इसके बाद बात करते हैं कि सर भारत के अंदर अगर मैथुन प्रक्रिया सेक्सुअल अगर टाइमिंग देखें तो सेक्स करने का बहुत तरीका है भाई। तो बहुत ज्यादा अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो इसके गर्भ धारण करने की क्षमता, संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, तब तो दिक्कत हो जाएगा आपको, बार बार गर्भवती हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए हम लोग बात करेंगे गर्भरोधी तरीके के, यानी कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे मैथुन प्रक्रिया भी संपन्न हो, सेक्स भी कर सकें और गर्भ धारण भी ना हो। इसके लिए हम लोग तरीका की बात करने वाले हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे मैथुन प्रक्रिया यानी कि सेक्स तो करें लेकिन गर्भवती ना हो, बच्चा पैदा ना हो। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला सबसे आसान तरीका है कॉन्डम का यूज कर लें भाई। और लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए आता है कॉन्डम, लड़कियों के लिए आता है योनि आच्छाद युक्ति। कॉन्डम कहीं जैसा होता है, ये देखिए, ये लड़कियों के योनि में लगता है, ये लड़का का सीसन में लगता है। और इससे क्या है, इससे 2 फायदा, एक तो गर्भरोधी तरीका भी रुक जाएगा और दूसरा क्या फायदा, इससे रोग नहीं फैलेगा, ये रोग संचरणीय को रोक देता है सब। और दूसरा है दवाएं या गोलियां, गर्भरोधी तरीका है। दवाएं या गोलियां कभी भी रोग को नहीं रोक सकती है। अगर एड्स आपको किसी के अंदर है, उसके साथ आप सेक्स करते हैं तो आपको भी एड्स हो जाएगा, दवा खाने या गोली खाने से नहीं रुक सकता है, वो कॉन्डम से रुक सकता है, बाय प्रोटेक्शन है ये। तो दवाएं या गोलियों से, ये दवाएं या गोलियां काम करती कहती है हार्मोन संतुलन में परिवर्तन कर देती है, हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ देगी। जैसे टेस्टोस्टेरोन को बनाने वाला, टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु को बनाने वाला था, तो अंडाणु को बनाने वाला है एस्ट्रोजन। अंडाणु को बनाने वाला जो हार्मोन है, महिला मादा लैंगिक हार्मोन, वो एस्ट्रोजन है, लेकिन हम लोग के बुक में दिया नहीं है, आपको बता दे रहे हैं। एस्ट्रोजन है जो कि अंडा का निर्माण करवाता है। जब दवाई खाएंगे तो एस्ट्रोजन को बिगाड़ देगा इधर उधर, मतलब जो सूचना देने वाला आदमी है ना, उसी को इधर उधर कर देगा ये गोली, जिसकी वजह से अंडा बढ़िया से बने नहीं पाएगा, बनेगा भी तो अच्छा नहीं बन पाएगा, तो निषेचन नहीं हो पाएगा, निषेचन नहीं हो पाएगा तो गर्भ नहीं धारण होगा, और गर्भ नहीं धारण होगा तो ये एक तरीका हो गया गर्भ निरोध का। और कॉन्डम तो भाई दोनों को, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से ही रोक देता है, अंदर जाने ही नहीं देता है। तीसरा है लूप अथवा कॉपर टी, सबसे ज्यादा यूज करने वाला यही कॉपर टी है भारत के अंदर। जितना भी हीरोइन जानते हैं ना, हीरोइन जो बड़े बड़े लोग हैं वो यही करवा लेते हैं, गर्भाशय में स्थापित करवा लेते हैं। और ये गर्भाशय में स्थापित करवाने के लिए ये है, ये गर्भाशय के अंदर लगा देंगे जिससे कि शुक्राणु मर जाएंगे। इससे 2 फायदा, ना तो आपको कॉन्डम की जरूरत है, नहीं आपको गोली या दवाई की जरूरत है। शुक्राणु को मारने की ये गर्भाशय में स्थापित कर दिए चिकित्सक के द्वारा, और इसको हम लोग कॉपर टी या लूप अथवा कॉपर टी के नाम से जानते हैं। और इससे भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं रुक सकते हैं, यानी कि गर्भ लैंगिक जो रोग है, लैंगिक जननीय रोग, लैंगिक संचरणीय रोग जो है लैंगिक रूप से, वो केवल और केवल हम लोग कॉन्डम से ही बचाव कर सकते हैं, जो कि दोनों काम करता है कॉन्डम। एक तो रोग से भी बचा दे रहा है और दूसरा गर्भ धारण से भी बचा रहा है। बाद बाकी ये अलग अलग जो कार्य है ये गर्भ
से नहीं बचा, गर्भ धारण से तो बचा रहे हैं लेकिन रोग से नहीं बचा रहे हैं। और लास्ट हमारा है भाई, लास्ट जो है हमारा गर्भ रोधी तरीका वो है शैल्य चिकित्सक, शैल्य क्रिया तकनीक। शैल्य क्रिया तकनीक है कि मतलब सीधे नसबंदी, इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में नसबंदी के नाम से जानते हैं। तो पुरुष नसबंदी को वैस्कोटोमी कहते हैं, मादा नसबंदी को टुबेकोटोमी कहते हैं। मादा को कहता है कि ऑपरेशन करवा लेना, ऑपरेशन करवा लिए, तो ऑपरेशन करवा लेना नसबंदी ही है। नस के मतलब है नली, नली के मतलब है ट्यूबेकोटोमी, यानी कि नस बंद कर रहे हैं। वैस्कोटोमी भी नस बंद कर रहे हैं। वैस्कोटोमी के मतलब शुक्रवाहिका को वेस्ट डिफेंस कहते हैं, शुक्रवाहिका को बंद कर रहे हैं, अवरुद्ध कर रहे हैं काट के। ये देखिए शुक्रवाहिका को काट दिया, काट के दोनों तरफ जोड़ दिया। ये तो वृषण था, यहाँ से शुक्राणु बना 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 जा, कहाँ जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, नहीं निकल पाएगा बाहर। अब जब नहीं निकल पाएगा, शुक्राणु ही नहीं है तो निषेचन नहीं हो पाएगा, तो भाई नहीं हो पाएगा। और ये जो तकनीक है, और मादा के अंदर ट्यूबेकोटोमी को काट दिए, यहाँ पर काट दिए, ये जो फैलोपियन नलिका था उसी को काट दिया, इधर से शुक्राणु तो आया, अंडाणु गया, अंडाणु यही आगे जा ही नहीं पा रहा, शुक्राणु भी नहीं जा पा रहा, नहीं निषेचन होगा, गर्भवती नहीं रहेगी। और ये परमानेंट तकनीक है, ये परमानेंट तकनीक है। तो मानव के अंदर पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी, पुरुष नसबंदी को वैस्कोटोमी, मादा नसबंदी को ट्यूबेकोटोमी। मादा नसबंदी में फैलोपियन नलिका को काटकर जोड़ा जाता है, फैलोपियन नलिका को काटकर जोड़ दिया जाएगा। पुरुष नसबंदी में शुक्रवाहिका को काटकर जोड़ दिया जाता है ताकि शुक्राणु का स्थानांतरण न हो सके, मादा में अंडाणु का स्थानांतरण न हो सके। अगर स्थानांतरण नहीं हो सकता तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो माता गर्भवती नहीं होगी, और माता गर्भवती नहीं होगी तो शिशु को जन्म नहीं देगी, और जन्म नहीं देगी तो यही तो है तरीका, गर्भ रोधी तरीका, गर्भ को रोकने का तरीका। और ये परमानेंट सॉल्यूशन है, एक बार आप करवा लिए तो फिर इसको रिवर्सेबल नहीं है, वापस नहीं ला सकते हैं। इससे पहले जितना भी हम लोग तकनीक देखे हैं ये रिवर्सेबल है, एक बार प्रयोग करेंगे फिर मन करेगा कि इस तकनीक को हटा दे, फिर से हम लोग गर्भवती बन सकते हैं, गर्भवती हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार आप वैस्कोटोमी या ट्यूबेकोटोमी करवा दीजिएगा तो फिर आपको संभावना है कि आप जीवन में कभी भी गर्भधारण नहीं कर सकते हैं, और ये चिकित्सा के द्वारा ही करवाया जाता है भाई। लेकिन बात चला कि अगर हम लोग इतना सब करवाने के बाद हम लोग को आज इतना ज्यादा आ गया है टेक्नोलॉजी, इतना ज्यादा विकसित हो गया है हमारा विज्ञान कि हम लोग जान सकते हैं कि गर्भ के अंदर पलने वाला बच्चा क्या है, लड़का है कि लड़की है। तो इस तकनीक का हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तकनीक का यूज करके हम लोग गर्भपात करवाते हैं। एक्चुअली गर्भपात क्यों करवाते हैं, मान लीजिए कि आपका 4-5 को लड़का हो गया और आपको अगला बार नहीं चाहिए, आप गलती से सेक्स किए हुए आप रह गया, गर्भवती महिला रह गई तो आपको नहीं चाहिए, 4 को हो गया तो आप 5वां का क्या करिएगा, मारना पड़ेगा। तो इस मारने के कंडीशन को गर्भपात कहते हैं। अनचाहे गर्भ को हटाने की क्रिया ही गर्भपात है, मतलब बिना मतलब का बच्चा मार दो उसको, ये क्या कहला जाएगा, गर्भपात। जो आप नहीं चाह रहे थे, ऐसे सेक्स किए नहीं चाह रहे थे, फिर भी बच्चा हो गया, पल गया बच्चा का, गर्भ के अंदर गर्भाधान हो गया, तो इस कंडीशन को उसको मारना ही गर्भपात है। और इसका दुरुपयोग चालू हो जाएगा। कैसे दुरुपयोग चालू हो जाएगा, अब भारत के अंदर देखिए सबसे बड़का समस्या क्या है, ये क्या समस्या है कहिए, दहेज प्रथा। तो भारत के अंदर जो समस्या है बड़ी दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा किसको देना है, लड़की को देना है, लड़का लोग के। तो इस कंडीशन में जब हम लोग को पता चलेगा कि गर्भ के अंदर लड़की पल रही है तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे, मारेंगे। तो ये चयन करके मार रहे हैं, लड़का है तो नहीं मार रहे हैं, लड़की है तो मार रहे हैं, तो लड़की का चयन कर रहे हैं। तो चयनात्मक गर्भपात इसको हम लोग कह सकते हैं। चयनात्मक गर्भपात है, लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है इसका। तो जब अब कभी भी डॉक्टर के पास जाएगा ना, पूछिएगा अल्ट्रासाउंड करवाने के लड़का है कि लड़की, नहीं बताएगा, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। मादा भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण निर्मम हत्या कानूनन अपराध है, और शिशु लिंग अनुपात प्रभावित होता है इससे। आप शिशु लिंग अनुपात, शिशु का लिंग निर्धारित नहीं कर, लिंग का पता नहीं कर सकते हैं कि लड़का है कि लड़की, पहले जन्म के बाद अब पता, लेकिन पैसा दे के डॉक्टर बन के पता कर लेता है सब। तो पैसा देकर अगर आप पता कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं और पता चल गया तो डॉक्टर हो जाएगा और पता करने वाला भी जाएगा, दोनों जाएगा। और इसे, ये तो कानूनी अपराध है, सजा मिल जाएगा। इससे क्या प्रभावित होगा, शिशु लिंग अनुपात घट जाएगा। अब समझिए कि ऐसे 10 साल तक कंटिन्यू करते रहे कि लड़की लोग को मारते जाओ, लड़का लोग को करते जाओ, तो लड़का लोग की तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, लड़की लोग की जनसंख्या घट जाएगा। और घट गया है भाई। 1000 पुरुष के प्रति 945 महिला। आप सोचिए 1000 पुरुष के प्रति अगर 945 से 50 महिला, ये समथिंग है, मान लीजिए 50 है भाई, 50 है, तो 50 गो पुरुष तो ऐसे ही रह गया, कुंवारे मर जाएगा सब। तो कुंवारे मर जाएगा बिल्कुल। इसीलिए हम लोग को ये शिशु लिंगा अनुपात भी प्रभावित हो जाता है। और ये तो भाई निर्मम हत्या है,
निर्मम हत्या है, मारना ही गलत है, बिल्कुल गलत है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मारना बिल्कुल गलत है। इसी को हम लोग गर्भपात कह सकते हैं भाई, नॉर्मली चीज है। तो ये हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप बताइए कि आपको समझ में आया कि समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आया है तो आप बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, आपको दोस्तों के पास भेजना है ताकि उनको भी समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।